Hey guys, can you hear me? हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है? हाउ आर यू ऑल डूइंग? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? बताओ फटाफट, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अरे सर, फटाफट बताओ, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके गाइस, कौन कौन आ रखे हैं? चलो अपना अटेंडेंस लगाओ पहले। अटेंडेंस लगाओ, मेरे को नाम बताओ कौन कौन आ रखा है। आई वॉन्ट टू नो। ओके गाइस, शुरू करें। आर यू ऑल हियर? लेट्स वेट फॉर पीपल टू ज्वाइन एंड देन वी विल बिगिन। सर क्रेजी आयुष कह रहे हैं क्वेश्चन भी कराइएगा। आयुष, अपन क्वेश्चन के लिए अलग से सेशंस रख लेंगे, इसमें पूरा हम कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। अब अलग से हम सेशन रख लेंगे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ये लो पोडियम आ गया मेरा। ठीक, खुश खुश। Okay, guys, chalo, we will begin. What are we going to do today? We are going to revise a very, very important chapter again. The name of the chapter is Prospectus and Allotment of Securities. नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, और हम कोशिश करेंगे करीबन 1 घंटा 50 मिनट में, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट में हम कोशिश करेंगे चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाए। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना और मेरी बातें सुनते रहना। आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। नहीं सर, वैसे पता तो जरूर चलेगा, वो तो पक्की बात है, पर पता चलना भी चाहिए, मजा उसी में है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये जो चैप्टर है, इसी चैप्टर का 1 घंटे 10 मिनट में किया हुआ रिवीजन जो है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आप, अभी वाला रिवीजन तो काफी डिटेल्ड होगा। डिटेल्ड इन द सेंस क्या होता है बॉस? मेरे हर रिवीजन में कॉन्सेप्ट का कवरेज 100% तो होता ही है। डिटेल्ड इन द सेंस क्या, ये वाले रिवीजन में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी ले लेंगे हम, पर वो वाले रिवीजन में क्या होता है, वो वाले रिवीजन में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवीजन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा नहीं घुसते। तो मेरे साथ ये वाला रिवीजन आज सुन लो, इसके बाद वाला जो रिवीजन आप करोगे उसमें आप वो शुभम सिंगल चैनल में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में रिवीजन सीए इंटर नवंबर 22 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उससे आपका काम हो जाएगा। समझ आया सर आपको? समझ आया? प्रशांत कहता है सर, ना आपका ना हमारा 1 घंटा 40 मिनट लगा लेते हैं। अरे ठीक ठीक बोला ना, 1 घंटा 30 मिनट, उसमें तुम 1 घंटा 20 मिनट में नेगोशिएट करो, क्या नालायक तुम रोड़ी बनोगे? हाँ। सुनो मेरी बात, सुनो। विनायक कह रहा है अदर लॉ कब से खराब हुए? भाई रुक जाना, पहले कंपनी लॉ तो खत्म हो जान दे। कैसी बातें कर रहे हो? रोज क्लासेस हो रहे हैं, रोज एक चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं। जब कंपनी लॉ खत्म होगा, अदर लॉ भी शुरू हो जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी करना है विनायक, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी रिवीजन डाला हुआ है, वो भी जाकर के आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझे? ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं।
सर, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये चैप्टर जो शुरू होता है, ये शुरू होता है सेक्शन नंबर 23 से और खत्म होता है आपके सेक्शन 42 पे। सर, सेक्शन नंबर 22 तक अपना हो गया है क्या? हाँ, इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर पढ़ा था इसके पहले? इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, वो सेक्शन 3 से था 22 तक। सेक्शन 22 क्या था सर? सेक्शन 22 था ऑथेंटिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है 23 से, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। सर, समझ आया? मिसिंग फेस टू फेस लेक्चर, एब्सोल्युटली बेटा, कल से फेस टू फेस रहेगा, कल से अपन फेस टू फेस में ही रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके, अब मेरी बात सुनो सर, क्या है ये चैप्टर, किस बारे में हम पढ़ने वाले हैं? ये चैप्टर में हम दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं इस चैप्टर के बारे में, सुनना। इस चैप्टर को लॉ ने डिवाइड किया है दो पार्ट में। पहला पार्ट है जो पब्लिक ऑफर के बारे में बात करता है, दूसरा पार्ट है जो प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात करता है। पहला पार्ट पब्लिक ऑफर के बारे में। पब्लिक ऑफर के बारे में जो पार्ट बात करता है वो शुरू होता है सेक्शन 23 से और वो चलता जाता है रफली सेक्शन 41 तक। उसके बाद जो आपका सेक्शन 42 आता है, वो एक सेक्शन है जो ये लोग प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करते हैं, बाकी सारे सेक्शन में ये लोग पब्लिक ऑफर की ही बात करते हैं। अब सर, उसके बाद मेरी बात समझना, मैं शुरू कर रहा हूं सेक्शन 23 के साथ। सेक्शन 23 के लिए मेरे को अपना नोट्स लगेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको पता है, अगर कोई कंपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, क्या करना चाहती है? सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है। अच्छा सुनो, पब्लिक ऑफर में भी ये जो चैप्टर है ना, ये मैं ब्रॉडली आपके लिए दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक तो हो गया आपका प्रोस्पेक्टस, जिसमें आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया और आपने पब्लिक से इन्विटेशन किया पैसों का। जैसे ही पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया आपकी सिक्योरिटीज को, तो आप क्या करते हो? अलॉटमेंट। तो ये चैप्टर वापस से दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट के बारे में। अब से मेरी बात सुनना, अगर आप पैसे रेज करना चाहते हो तो चार तरीके हैं पैसे रेज करने के। या तो तुम पब्लिक ऑफर कर लो, या तो तुम प्राइवेट प्लेसमेंट कर लो, या तो तुम राइट्स इशू कर लो, या फिर तुम बोनस इशू कर लो। मेरा सवाल ये है तुमसे, कंपनीज दो तरह की होती है। कौन सी दो तरह की कंपनी होती है सर? पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अगर मैं तुमसे पूछूं पब्लिक कंपनी कौन से तरीके से पैसे रेज कर सकता है, तो तुम बोलोगे सर पब्लिक ऑफर भी कर सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकता है। क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। क्या पब्लिक कंपनी राइट्स इशू कर सकता है? हाँ। बोनस इशू? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो सर, जो पब्लिक कंपनी होती है वो चार तरीके से पैसे रेज कर सकती है। कितने तरीके से बोलो? चार तरीके से पैसे रेज कर सकती है। पर जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं ना, जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं, वो चार तरीके से नहीं, सिर्फ तीन तरीके से पैसे रेज कर सकते हैं। सर, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर कर सकती है? क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर कर सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट कंपनी जो होते हैं वो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि सर प्राइवेट कंपनी कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 68, उसमें तीन रेस्ट्रिक्शन है। पहला क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। दूसरा, लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। तीसरा, प्रोहिबिट्स इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। तो सर, प्राइवेट कंपनीज जो है वो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते, उनके लिए तीन चीज ही एप्लीकेबल है। अब सर एक बात बताओ, ये पब्लिक ऑफर मतलब क्या होता है? पब्लिक ऑफर मतलब होता है आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, और ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। इसमें ओएफएस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, ये जो पूरी चीजें मैंने आपको बताई ना, ये सेक्शन 23 में लिखा हुआ है। सेक्शन 23 में क्या लिखा हुआ है कि अगर एक कंपनी पैसे रेज करना चाहती है, सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, तो पब्लिक ऑफर कर सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, या फिर राइट इशू या बोनस इशू कर सकता है। पर अगर एक प्राइवेट कंपनी है ना, तो वो सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट इशू बोनस इशू कर सकता है, वो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकता। सर, ये आपका सेक्शन 23 था और ये ओवरव्यू था। पार्ट वन किसका है? ओवरव्यू। पार्ट वन क्या है? पब्लिक ऑफर का है। पार्ट टू है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट से सेक्शन 42 में लिखा है, पब्लिक ऑफर के बारे में 23 से 41 में लिखा हुआ है। सेक्शन 23 क्या कहता है? पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। पब्लिक कंपनी तीन तरीके से, ये देखो राइट्स और बोनस को इन्होंने मिला करके लिखा है। तो पब्लिक कंपनी बेसिकली चार तरीके से पैसे रेज कर सकती है, और प्राइवेट कंपनी जो है वो तीन तरीकों से पैसे रेज कर सकती है। क्या आपको बात समझ आई? एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए।
Okay, guys, extremely sorry. I'm back. 1 second. Extremely sorry. I am back. वो अपन का लैपटॉप में चार्जर कनेक्ट करना था। बात समझ आई तुमको सर? अरे सर कहाँ गायब हो गए थे? ठीक है, अब आगे मेरी बात सुनो दोस्तों। अब सर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं प्रोस्पेक्टस का। प्रोस्पेक्टस कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 70 में। दोस्तों 2 क्लॉज 68 क्या था? 2 क्लॉज 68 क्या था? अरे बोलो। प्राइवेट कंपनी। 2 क्लॉज 71 पब्लिक कंपनी। 2 क्लॉज 69, 2 क्लॉज 69 प्रमोटर। ये याद है ना तुमको? 2 क्लॉज 69। अब सर 2 क्लॉज 70 क्या है? 2 क्लॉज 70 है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है सर? कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर मेरे हाथ में कोई डॉक्यूमेंट है, मैं बोलूं ये प्रोस्पेक्टस है, तो ये प्रोस्पेक्टस हो गया। प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस। कोई भी डॉक्यूमेंट को एज अ प्रोस्पेक्टस इशू करोगे तो वो प्रोस्पेक्टस कहलाता है। सर प्रोस्पेक्टस में कुछ और चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और एनी अदर नोटिस और डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज विल बी कंसिडर्ड एज प्रोस्पेक्टस। मतलब सर चार चीजें लिखी है प्रोस्पेक्टस के डेफिनेशन में। पहला, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप प्रोस्पेक्टस बोल के इशू करोगे ना तो वो डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस हो जाता है। और उसके अलावा प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंक्लूड होता है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसके अलावा कोई भी नोटिस या ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप पब्लिक से पैसा इनवाइट कर रहे हो ना, उनको प्रोस्पेक्टस मान लिया जाता है। सर ये प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है वो आगे चल के अपन डिटेल में वैसे भी पढ़ने वाले हैं। अभी तक सर हमारा सेक्शन 23 हुआ है। सेक्शन 23 क्या कहते हैं? पैसे कहां से रेज होते हैं। 23 के बाद सर आप अगर देखेंगे तो सेक्शन 24 अपन ने काट दिया है, आपके सिलेबस में नहीं है। अब आ जाते हैं सेक्शन 25 पे। सेक्शन 25 क्या है सर? देखो, अपने क्लास में जो अपन ने सीक्वेंस में पढ़ा था वो तो पूरा अलग ही सीक्वेंस था। उसमें हमने प्रोस्पेक्टस को सारों को एक साथ पढ़ा था, पर यहां पे हम लॉ के सीक्वेंस में जाएंगे। अब सर मेरे को एक बात बताओ, प्रोस्पेक्टस चार तरह के होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोस्पेक्टस चार तरह के होते हैं। पहला होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, दूसरा होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, तीसरा होता है एब्रिज्ड एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, चौथा होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। चौथा क्या होता है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो सर शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में कहां लिखा है? 31, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 32, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस 33 और डीम्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में इन्होंने 25 में लिखा है। सर डीम्ड प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? कि लॉ में जो डेफिनेशन है ना प्रोस्पेक्टस का, उसमें वो आ नहीं रहा है, पर हम मान लेंगे ये भी साला प्रोस्पेक्टस है। कैसे सर? सुनो, एक कंपनी को ना पब्लिक में शेयर्स इशू करने थे और पैसे रेज करने थे, पर बोले यार मैं अभी ना आईपीओ वाईपीओ लाऊंगा ना, इतना कंप्लाइंसेस होगा, सेबी का कंप्लाइंस, कंपनीज एक्ट का कंप्लाइंस, अपने को करना ही नहीं है। अपन क्या करते हैं ना, अपन अपने जो शेयर्स है, मान लो अपने को 1000 शेयर्स इशू करने थे, वो 1000 शेयर्स हम क्या करते हैं, एक मीडिएटर को दे देते हैं। मैं ये मीडिएटर को नाम दूंगा इशू हाउस। ये इशू हाउस को दे देते हैं। ये इशू हाउस क्या करेगा? इशू हाउस ये शेयर्स हमसे ले लेगा और फिर इशू हाउस जाकर के पब्लिक को क्या कर देगा? ये 1000 शेयर्स इशू कर देगा। उससे क्या होगा? मैं कंप्लाइंसेस से बच जाऊंगा और ये इशू हाउस जो है वो उसको ऑफर फॉर सेल के नाम से सेल कर देगा, ना कि आईपीओ। वो उसको ऑफर फॉर सेल के नाम से, कि इशू हाउस अपने शेयर्स किसी और को सेल कर रहे हैं, इस नाम से डॉक्यूमेंट निकालेगा और डॉक्यूमेंट निकाल करके ऑफर फॉर सेल कर देगा। लॉ ने बोला पागल समझे हो? लॉ ने बोला अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, इसमें जो डॉक्यूमेंट ये वाला जो इशू हो रहा है, इस डॉक्यूमेंट को हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे और मान लेंगे ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको कंपनी ने इशू किया है। किसने इशू किया है? कंपनी ने इशू किया है। और जैसे ही कंपनी ने इशू किया है ये मान लेंगे, तो हम जब प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन अभी आगे पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा कि प्रोस्पेक्टस का कंटेंट क्या होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए। ये सारे प्रोविजन जो है ना वो इस डीम्ड प्रोस्पेक्टस को, यानी कि ये डॉक्यूमेंट को भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। सर ये क्या था? ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट था कि अगर एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को अपने शेयर्स इशू करती है, और वो जो कंपनी है जिसको हम इशू हाउस कह रहे हैं, सर इशू हाउस इज नॉट अ प्रैक्टिकल वर्ड, वो लॉ में नहीं लिखा हुआ है। इशू हाउस जो वर्ड है हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, लॉ में नहीं लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली वर्ड यूज होता है इशू हाउस। तो इशू हाउस जो होता है वो क्या करेगा? अब वो पब्लिक के पास चला जाएगा ऑफर फॉर सेल लेकर के, ताकि ये लोग आईपीओ के सारे कंप्लाइंसेस से बच जाए। पर लॉ ने बोला ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? ये जो डॉक्यूमेंट लेकर के तुम पब्लिक के पास जा रहे हो ना, ये डॉक्यूमेंट को भी प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा और प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस, जैसे कि कंटेंट क्या होगा, लाइबिलिटी किसकी होगी, ये सारा प्रोविजन भी आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। अरे बोलो समझा? अरे बोलो मालिक समझा क्या?
हाँ सर समझा। तो सर क्या लिखा हुआ है देखो, अब इसमें ना एक प्रेजम्पशन भी मैं आपको बता देता हूं। अब सर ऐसा तो हो सकता है ना कि ये इशू हाउस बोलेगा अरे नहीं यार, हम तो कोई प्रोस्पेक्टस का हमारा इरादा ही नहीं था, हमने तो जेन्युइनली शेयर्स खरीदा और जेन्युइनली शेयर्स बेचे, हमारा तो कोई ऐसा इरादा ही नहीं था लॉ को एस्केप करने का। ऐसा कौन कौन फाइट करेगा? ये कंपनी भी ये फाइट करेगी और इशू हाउस भी ये फाइट करेगा। तो लॉ ने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम ना दो प्रेजम्पशन डाल देते हैं। तो प्रेजम्पशन कि अगर इन दोनों में से कोई सा भी केस हुआ ना, तो मान लेंगे डीम प्रोस्पेक्टस वाला केस है, वरना फिर हम देखेंगे। मान लेंगे कब सर? अगर आपने जैसे ये 1000 शेयर्स इशू किए इशू हाउस को, उसके 6 महीने के अंदर अंदर इशू हाउस जाकर के पब्लिक को इशू कर दिया। विद इन 6 मंथ्स यू वेंट एंड इशू टू द पब्लिक, वी विल बाय डिफॉल्ट प्रिज्यूम दैट इट इज अ डीम प्रोस्पेक्टस। दूसरा, अगर जब आपने कभी भी पब्लिक के पास गए, हमको फर्क नहीं पड़ता, पहला तो केस था सर 6 महीने में जा रहे हो, दूसरा केस ये 6 महीने में जाओ मत जाओ, कभी भी जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता, पर जब भी जा रहे हो तब कंपनी का होल कंसिडरेशन जो है वो अभी तक पे नहीं हुआ है। मतलब सर ये 1000 शेयर्स मान लो आपने बात की थी 1 करोड़ में बेचने की, आपने 90 लाख पे कर दिया है, पर अभी तक 10 लाख रुपए बचे हुए हैं पे करना, होल कंसिडरेशन इज नॉट पेड। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? ये दोनों केस में हम ये प्रिजम्पशन ले लेंगे कि भैया आप ओएफएस ये डीम प्रोस्पेक्टस वाला ही केस कर रहे थे। सर क्या समझे? यूं तो प्रूव करना पड़ता है कि ऑफर फॉर सेल जो आप कर रहे हो वो लॉ को बाईपास करने के लिए कर रहे हो, पर हमने दो कंडीशन डाले हैं। अगर आपको जैसे ही इशू हुआ था, आप कौन कंपनी? इशू हाउस। जैसे ही इशू हाउस को शेयर्स इशू हुए थे, उसके 6 महीने के अंदर अंदर इशू हाउस किसके पास चला गया? पब्लिक के पास। तो भाई डिफॉल्ट ये मान लेंगे कि आपका इंटेंशन क्या था। दूसरा, अगर आप 6 महीने में गए नहीं गए उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने जब भी पब्लिक के पास गए तक आपने कंपनी का फुल कंसिडरेशन पेमेंट नहीं किया था, पूरा का पूरा पैसा पेमेंट नहीं किया था, तो ये मान लिया जाएगा ओएफएस का केस है। सर आपको मेरे साथ याद हो रहा है क्या? पढ़ो एक बार, क्या है ये ऑफर फॉर सिक्योरिटीज? where a company A Limited allots or agrees to allots any securities of the company with a view that those securities shall be offered for sale to public. Any document by which such offer is made to public shall for all purpose be deemed to be prospectus. मतलब सर अगर एक कंपनी इशू करती है अपने शेयर्स, इशू या अलॉट करती है, यहां पे वर्ड आ जाएगा इशू हाउस, ठीक है? अगर आप इशू या अलॉट करते हो तो जिस भी डॉक्यूमेंट है वो इशू हाउस पब्लिक एट लार्ज के पास जाता है, वो डॉक्यूमेंट को डीम प्रोस्पेक्टस माना जाता है। अब सर इफेक्ट क्या होगा इसका? इफेक्ट क्या होगा डीमिंग प्रोविजन का? इफेक्ट ये होगा कि लॉ रिलेटिंग टू कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 34 35 शैल अप्लाई। और दूसरा, पर्सन मेकिंग ऑफर वर पर्सन नेम्ड एज डायरेक्टर इन द कंपनी। मतलब सर जो लोग ये ऑफर दे रहे हैं उन लोगों को डायरेक्टर मान लिया जाएगा कंपनी का। सर मेरे साथ याद करो, हम जिंदगी में क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 25। 25 क्या है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं। सुन लो, मेरे साथ याद कर लो। डीम्ड प्रोस्पेक्टस में सर ये प्रेजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे अभी एग्जाम में आएगा, तुम देख लेना ये प्रेजम्पशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। क्या लिखा हुआ है? एमसीक्यू तो कम से कम आएगा, नहीं तो भी अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रूव्ड इट शैल बी एविडेंस दैट द अलॉटमेंट वाज मेड विद अ व्यू, unless it is shown that the offer for sale was made within 6 months of the allotment or agreement, or that the date of the offer was made the whole consideration has not been received by the company. क्या कह रहा है सर? या तो ऑफर फॉर सेल जो आपने किया था वो 6 महीने के अंदर कर दिया, या फिर जो डेट जिस दिन आपने ऑफर किया है उस दिन तक होल कंसिडरेशन नहीं आया है। दोनों केस में ये प्रिजम्पशन ले लिया जाएगा कि आपका व्यू यही था, आपका इंटेंशन यही था कि फर्दर ऑफर फॉर सेल करेंगे। अब सर जैसे ही आप इसको डीम प्रोस्पेक्टस मानोगे तो आपको प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती है। मतलब सर आपका कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस वाला पूरा प्रोविजन तो आएगा ही, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, जो इसके बाद वाले सेक्शन में सेक्शन 26 में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा दो और चीजें आ जाएगी बेटा, सुनो, दो और चीजें आ जाएगी। क्या? सबसे पहला तुमको बताना पड़ेगा नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, कि जो कंपनी ने इशू हाउस को इशू किया है सिक्योरिटीज, उसका कितना कंसिडरेशन ले रही है कंपनी। मान लो जो 1 करोड़ या 10 करोड़ मैंने आपको बोला, वो आपको बताना पड़ेगा। और दूसरा आपको बताना पड़ेगा टाइम एंड विच प्लेस एट विच सच कॉन्ट्रैक्ट में बी रिव्यूड, कॉन्ट्रैक्ट में बी इंस्पेक्टेड। मतलब सर जो कंपनी और इशू हाउस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, उसको कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मतलब सर ये वाले केस में आपने जो कंसिडरेशन लिया 1 करोड़ का वो अमाउंट, और दूसरा इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट बना होगा वो कहां पे इंस्पेक्ट हो सकता है। ये दोनों चीजें आपको कहां बतानी पड़ेगी? आपका डॉक्यूमेंट में, जिसको हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान ले रहे हैं। समझे क्या? समझे क्या? आगे बढ़े। यस सर। नाउ कमिंग टू सिग्नेचर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सर ये जो डॉक्यूमेंट हम बोल रहे हैं डीम प्रोस्पेक्टस है, इसको साइन कौन करेगा? डिपेंड करता है सर इशू हाउस क्या है। अगर इशू हाउस एक कंपनी है तो उस कंपनी के 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, पर इशू हाउस अगर पार्टनरशिप फर्म है ना, तो उसमें एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर्स, मतलब अगर कंपनी में 10 पार्टनर है तो कम से कम 5 पार्टनर्स जो है उसको साइन करेंगे, तभी जाकर के वो डॉक्यूमेंट इशू हो सकता है। लॉ ने क्या कहा? जो डॉक्यूमेंट्स आप इशू कर रहे हो, जिसको हम डीम प्रोस्पेक्टस मान रहे हैं, उसको कौन साइन करेगा? 2 डायरेक्टर या एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर्स। सर आपको बात समझ आई? आगे बढ़े।
आगे बढ़े क्या दोस्तों? ठीक है, चलो। सर मेरे को ये बताओ सेक्शन 26 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप अगर एक प्रोस्पेक्टस बना रहे हो, सुनो सुनो, मैंने आपको क्लास में बहुत सारे प्रोस्पेक्टस दिखाए हैं, याद करो। आप अगर एक प्रोस्पेक्टस बना रहे हो तो वो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए? लॉ ने कहा सबसे पहले तो भैया इसको डेटेड कर देना। मतलब क्या, इसको डेट पे भेज देना? नहीं भाई, इसमें डेट डाल देना। मान लो आपने डेट डाल दिया 1 जनवरी का। उसके बाद ये जो प्रोस्पेक्टस होगा ना, इसमें सिग्नेचर भी होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, सिग्नेचर भी कर देंगे। मतलब प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड एंड साइंड। अब सर इस प्रोस्पेक्टस के साथ ना कुछ चीजें आपको अटैच करनी पड़ेगी। कौन सी चीजें अटैच करोगे? वो चीजें जो आपको सेबी बता रहा है इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सेबी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप लिस्ट होने की बात कर रहे हो, और जैसे ही आप लिस्टिंग की बात करते हो ना, वैसे ही आपका सेबी बीच में आ जाता है। तो सेबी आपको बता रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। सेबी कैसे बताएगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके बताएगा। पर जब तक सेबी बता नहीं देता ना, अभी तुरंत में तो सेबी बताएगा नहीं। जब तक सेबी बता नहीं देता तब तक सेबी ने खुद के रेगुलेशंस बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? खुद के रेगुलेशंस बना रखे हैं। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का दिया हुआ है वो अटैच कर देना। पर सर आपका जो प्रोस्पेक्टस है, इट शुड बी डेटेड, साइंड एंड इट शुड कंटेन सम स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। विच स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन सर? दोज इंफॉर्मेशन विच द सेबी विल प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद सीजी। और जब सेबी प्रिस्क्राइब नहीं कर देता तब तक सेबी ने जो रेगुलेशन बना रखा है उन चीजों को अटैच कर लेना। सर क्या आपको मेरी बात याद हुई? ठीक है, तो सर सबसे पहले क्या होना चाहिए? डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। उसके साथ आप कुछ इंफॉर्मेशन अटैच करोगे, रिपोर्ट अटैच करोगे जो सेबी आपको बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ प्रिस्क्राइब करके। सेबी जब तक नहीं बता देता तब तक रेगुलेशंस जो बने हुए हैं उसको फॉलो कर लो। ओके, उसके बाद सर प्रोस्पेक्टस में दो चीजें और इंक्लूड करना। सबसे पहला एक डिक्लेरेशन और दूसरा एक स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन की भैया हमने पूरे एक्ट का कंप्लायंस कर लिया है, और एक स्टेटमेंट की कुछ भी हमने एक्ट से कॉन्ट्रारी नहीं किया है। मतलब एक्ट का कंप्लायंस कर लिया, एक्ट के ऑपोजिट में हमने कुछ भी नहीं किया है। ये दो चीजें आपको बतानी पड़ेगी। सर एक बार मेरे साथ सेक्शन 26 याद करते चलो ना। पहला क्या है? आप प्रोस्पेक्टस बना रहे हो, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। क्या क्या चीजें? सभा पूछ रही है सर ये नोट्स किधर से मिलेगा? ये नोट्स नीचे रजिस्टर कर लो आप, वी स्मार्ट का लिंक है उसमें जाके रजिस्टर कर लोगे तो आपको वहां पे मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको वहां पे जीएसटी का, लॉ का, ऑडिट का, सबका नोट्स मिल जाएगा। पर अगर वहां से नहीं करना है तो आप शुभमसिंगल.com में चले जाओ, आपको एक बार के लिए रिसोर्सेस मिल जाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट वी स्मार्ट में चले जाओ, सारी चीजें आपको इकट्ठा एक जगह पे मिल जाएगा। आगे चल के कुछ चेंजेस होंगे तो वो भी मिल जाएंगे। मेरी बात सुनोगे? सुने, आगे बढ़े। फ्लो तोड़ देते हो सभा, नलायक। सुनो सर, मैंने क्या कहा सेक्शन 26 मेरे साथ याद करो। मैटर्स टू बी स्टेटेड इन अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले डेट पे जाना होगा, उसको सॉरी डेटेड होना होगा, दूसरा साइंड होना होगा, और उसके अलावा आपको और इंफॉर्मेशंस बताने पड़ेंगे और रिपोर्ट्स देने पड़ेंगे। वो जो सेबी ने बोला है, सेबी किसके साथ कंसल्ट करके बोलेगा? सीजी के साथ कंसल्ट करके बोलेगा। और उसमें आपको दो चीजें और अटैच करनी पड़ेगी, एक डिक्लेरेशन, दूसरा स्टेटमेंट। एक डिक्लेरेशन दूसरा स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन दूसरा स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन की हमने सारा कंप्लायंस कर लिया और स्टेटमेंट की आपने कुछ भी कॉन्ट्रारी नहीं किया है। अब सर एक बात बताऊं क्या? ये जो सबसेक्शन 1 था ना प्रोस्पेक्टस का, ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा लिखा है केस 2 में। क्या लिखा है? सबसेक्शन 1 जो है कि साइन करवा लेना, डेट करवा लेना, रिपोर्ट्स अटैच कर देना, ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होगी दो केस में। अगर आप नए नए शेयर्स इशू कर रहे हो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। क्या कहा मैंने? इफ यू आर इशूइंग न्यू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स, और इफ यू आर इशूइंग एन एग्जिस्टिंग शेयर्स टू न्यू मेंबर्स। मतलब क्या? या तो शेयर नया है या मेंबर नए हैं, पर कुछ तो पुराना है। जैसे कि अगर आप नए मेंबर्स के पास जा रहे हो तो शेयर्स पुराने हैं, या फिर नए शेयर्स लेके जा रहे हो तो मेंबर्स पुराने हैं, तो आपको प्रोस्पेक्टस के कंडीशंस नहीं लगेंगे। क्या लिखा हुआ है सर? नथिंग अंडर सबसेक्शन 1, मतलब ये ऊपर वाला, शेल अप्लाई टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग मेंबर और डिबेंचर होल्डर, और इशू ऑफ शेयर्स व्हिच आर ऑलरेडी यूनिफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच आर प्रीवियसली इशूड। मतलब क्या सर? या तो आप एग्जिस्टिंग मेंबर या डिबेंचर होल्डर को शेयर्स इशू कर रहे हो तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा। दूसरा, या तो आप वही शेयर्स जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसी से यूनिफॉर्म शेयर्स इशू कर रहे हो ना, तो भी आपको ये प्रोविजन नहीं लगेगा। ऐसा इन्होंने लिखा है। सर क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था सेकंड वाला पॉइंट। अब सर मेरी बात सुनो, आपका जो प्रोस्पेक्टस का डेट होगा ना, जो प्रोस्पेक्टस में डेट लिखा होगा, वही डेट को हम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस मानेंगे। प्रोस्पेक्टस का पब्लिकेशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कौन सा डेट होगा सर? ये वही डेट होगा जो आपके प्रोस्पेक्टस में डेट लिखा हुआ है। अब सर प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले ना आरओसी के पास फाइल कर देना। आरओसी के पास क्यों फाइल करोगे? क्योंकि वो उसको रजिस्टर कर लेगा। आरओसी के पास फाइल करने के लिए आपको सिग्नेचर तो करना पड़ेगा। तो कौन कौन साइन करेगा सर? जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, या कंपनी के प्रपोज डायरेक्टर्स हैं, या इन लोगों के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो सारे लोग क्या करेंगे? साइन करेंगे। तो सर इन्होंने कहा बिफोर
इट्स पब्लिकेशन आपको डिलीवर करना पड़ेगा आरओसी को, जो साइन कौन करेगा? सारे डायरेक्टर्स, एवरी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर और एनी ऑथराइज्ड अटॉर्नी, उनका जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जो ऑथराइज्ड अटॉर्नी है, वो क्या करेगा? प्रोस्पेक्टस फाइल करेगा। अरे सुनो सुनो सुनो, देखो सर, क्लास में अपन बैठे रहते तो तुम लोग मेरे सामने होते तो तुम मेरे को तुम्हारा रिएक्शन दिखता है, यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा है, तो तुमको मेरे साथ चैट करना पड़ेगा। चैट नहीं, चाटे होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो मेरे साथ याद करने की कोशिश करो, तब जाके चैप्टर खत्म होएगा तो तुमको भी लगेगा कुछ तो भी खत्म किया है अपन ने, है ना? सुनो मेरी बात। तो मैंने क्या कहा, आप अगर कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो ना, उसके पहले आरओसी के पास रजिस्टर करवाना। रजिस्टर करवाने के लिए साइन लगेगा। हाँ सर, साइन लगेगा। कौन कौन साइन करेगा? कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स है वो साइन करेंगे, प्रपोज डायरेक्टर्स भी साइन करेंगे, या फिर उनके ऑथराइज्ड अटॉर्नी या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोग साइन करेंगे। अब सर नेक्स्ट वाला पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 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 एक प्रोस्पेक्टस है जिसमें आप एक ऐसा स्टेटमेंट डाल रहे हो जो ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये किसी एक्सपर्ट ने दिया है। मान लो अगर एक सीए है और वो सीए कह रहा है कि ये जो पूरा प्रोस्पेक्टस है ना, इसका सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट है, सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो क्या सर ये सीए एक एक्सपर्ट है? हाँ बिल्कुल एक एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, उसको अगर आप प्रोस्पेक्टस में डाल रहे हो ना, दो चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो एक्सपर्ट है ना, ये जो एक्सपर्ट है ना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब क्या, ये जो एक्सपर्ट है ना, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ना कंपनी को बनाने में ना कंपनी को चलाने में। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और दूसरा आपको बताना पड़ेगा, ये एक्सपर्ट का हमारे पास रिटन कंसेंट आ गया है। क्या रिटन कंसेंट आ गया है सर? कि हाँ कोई बात नहीं, तुम ये मेरे स्टेटमेंट को अपने प्रोस्पेक्टस में डाल लो। और रिटन कंसेंट जो आ रखा है वो बाद में विड्रॉ नहीं हुआ है, विड्रॉ भी नहीं हुआ होना चाहिए। और ये जो चीज है ना कि रिटन कंसेंट आ गया है और विड्रॉ नहीं हुआ है, ऐसा एक स्टेटमेंट आप अपने प्रोस्पेक्टस में डाल रहे हो, तभी जाकर के एक्सपर्ट का स्टेटमेंट आप क्या कर सकते हो? अपने प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपको याद होगा तो क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट, जिसमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने स्टेटमेंट दिया था, तो उसमें दो चीजें आती है। सबसे पहला क्या, वो इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट में। दूसरा, उसका रिटन कंसेंट आया है, उसने रिटन कंसेंट विड्रॉ नहीं किया है, और वो स्टेटमेंट हमने अपने प्रोस्पेक्टस में डाला है। तब जाके क्या होगा, आप एक्सपर्ट का स्टेटमेंट इंक्लूड कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्टस में। अब सर मेरे को एक बात बताओ, एक्सपर्ट कौन होते हैं? एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कोई भी होता है सर। लॉ में एक्सपर्ट का डेफिनेशन डिफाइंड है, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर और एनी अदर प्रोफेशनल, ये सारे लोग क्या होते हैं? ये सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं। सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट तो अपने को पता है, उसके अलावा इंजीनियर भी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी, और उसके अलावा कोई भी और प्रोफेशनल है तो उसको भी हम क्या मानते हैं? उसको भी एक्सपर्ट के डेफिनेशन में ले लेते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ करेक्ट, पीडब्ल्यूसी ने दिया था स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन के। करेक्ट, आगे बढ़े सर। देखो वो सारी चीजें कैसे याद रह जाती है, नहीं? आगे बढ़े सर। उसके अलावा आपको प्रोस्पेक्टस के फेस में और दो चीजें बतानी पड़ेगी कि हमने ये प्रोस्पेक्टस की कॉपी आरओसी को डिलीवर किया है, और आरओसी को डिलीवर करते वक्त जो भी हमने अटैचमेंट किया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट किया है, वो भी हमको बताना पड़ेगा। तब जाके आपका प्रोस्पेक्टस जो है वो वैलिडली इशू होगा। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी। प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी क्या होती है? क्या फॉरएवर वैलिड होता है प्रोस्पेक्टस? नहीं। जिस दिन आपने आरओसी को डिलीवर किया प्रोस्पेक्टस का कॉपी, उसके 90 डेज तक वैलिड रहता है। मतलब उसके 90 दिन के अंदर अंदर मार्केट में इशू कर देना, वरना तुमको फ्रेश प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरओसी का, फिर ही इशू कर सकते हो। मैंने क्या कहा, प्रोस्पेक्टस वैलिड कब तक रहेगा? 90 डेज आफ्टर डिलीवरी ऑफ कॉपी टू आरओसी। जिस दिन आपने आरओसी को डिलीवर किया, उस दिन से 90 डेज तक वैलिड रहेगा। किस चीज के लिए वैलिड रहेगा सर? कि ये 90 डेज के अंदर आप मार्केट में ले जा सकते हो प्रोस्पेक्टस को, पर उसके बाद आप इसको मार्केट में नहीं ले जा सकते। और अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो आप पे 50,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी प्लीज आप याद कर लो। क्या कहा मैंने? पेनल्टी प्लीज आप याद कर लो। मेरे साथ एक बार सर सेक्शन 26 रिकॉल कर लो, एक बार रिकलेक्ट कर लो। मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, मेरी बात सुनो। सर सेक्शन 26 क्या है? सेक्शन 26 है मैटर्स टू बी स्टेटेड इन अ प्रोस्पेक्टस। आप देखो समरी का समरी यहां पे बना रखा है। क्या बना रखा है? समरी दा समरी। ऊपर देखोगे तो समरी, ये ऑलरेडी समरी नोट्स है, उसमें भी समरी दा समरी।
बना रखा है। क्या लिखा है सर? देखो, पहला आपको डेटेड और साइन करवाना पड़ेगा, उसके साथ कुछ रिपोर्ट्स अटैच करने पड़ेंगे, इंफॉर्मेशन अटैच करना पड़ेगा। कौन सा? जो सेबी बताएगा सीजी के साथ कंसल्टेशन में। जब तक नहीं बता देता तब तक सेबी रेगुलेशंस का कंप्लायंस कर लेना। उसके अलावा दो चीजें अटैच करोगे, क्या? डिक्लेरेशन कि हमने सारा कंप्लायंस कर लिया है, और स्टेटमेंट कि हमने कुछ भी कॉन्ट्रैरी नहीं किया है। उसके बाद मैंने क्या कहा, आपको आरओसी के पास डिलीवर करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। इशू करने के पहले प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो उसमें साइन कौन कौन करेगा सर? सारे डायरेक्टर्स और सारे प्रपोज डायरेक्टर्स, या उनका कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, या उनका कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव साइन करेगा। अब सर उसके बाद हमने क्या कहा? उसके बाद हमने कहा ये जो डेट होता है ना प्रोस्पेक्टस का, उसी को डेट ऑफ पब्लिकेशन मान लिया जाएगा। एक्सपर्ट का स्टेटमेंट अगर है, अगर एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है तो उसको तभी इंक्लूड करना अगर पहला नंबर वन, अगर वो नॉट एंगेज्ड और इंटरेस्टेड इन द प्रमोशन और फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, एंड दूसरा उसने अपना रिटन कंसेंट दिया है, विथड्रॉ नहीं किया है, और ऐसा स्टेटमेंट आपने एक प्रोस्पेक्टस में डाला है, मतलब आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि एक्सपर्ट ने अपना रिटन कंसेंट दिया है और उसने विथड्रॉ नहीं किया है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा सर? उसके बाद प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी कितनी होती है? 90 दिन की वैलिडिटी होती है। सर ये 90 दिन शुरू कब से होता है? फ्रॉम व्हेन डज दिस 90 डे स्टार्ट्स? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी टू द आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन। समझे सर? अरे बोलो समझे? अब सर सेक्शन 27 बड़ा ही आसान सेक्शन है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था एक सेक्शन 13। क्या था सर सेक्शन 13? बताओ। क्या था सेक्शन 13? सर सेक्शन 13 था ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। उसमें अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज याद होगा तो एक तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्लॉज था, एक और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्लॉज था। वो जो स्पेसिफिक प्रोविजन था ना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोविजन, वो इन्होंने यहां से उठाया है। क्या है सर? अगर एक पब्लिक से तुम पैसे रेज करते हो, और वो पब्लिक से पैसे जो रेज कर रहे हो वो अनयूटिलाइज्ड है, और वो अनयूटिलाइज्ड टर्म्स के लिए अगर ऑब्जेक्ट चेंज करने की बात कर रहे हो, कि मान लो मैंने आपको क्लास में क्या समझाया था, अगर जोमेटो पैसा रेज करती है कि हम नए नए आउटलेट्स खोलेंगे, उसके लिए कितना रेज किया जोमेटो ने? 1000 करोड़ रेज किया। उसमें से 700 करोड़ उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, पर 300 करोड़ अभी भी बचा है। अब वो 300 करोड़ का जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या था? नए आउटलेट्स खोलेंगे। वो बोल रहे हैं कि हम नए आउटलेट्स नहीं खोलेंगे, हम ना इन 300 करोड़ को यूज करके मास्क बनाएंगे, क्योंकि हमको लगता है मास्क में बहुत स्कोप है। तो इन दैट केस इफ यू आर वेयरिंग द ऑब्जेक्ट, यू विल हैव टू डू फोर थिंग्स। पहला, एसआर। दूसरा, एसआर का जो डिटेल्स है न्यूज़पेपर में डालो, वेबसाइट में डालो। न्यूज़पेपर दो, इंग्लिश, वर्नाक्युलर। वर्नाक्युलर कौन सा? जो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के वाइड सर्कुलेशन में है। और उसके अलावा वेबसाइट में डालो। तीसरा पॉइंट जो वहां पे नहीं था, यहां पे है क्या? कि आपको जो अमाउंट, ये जो 300 करोड़ आप किसी और पर्पस के लिए यूज करने की बात कर रहे हो ना, वो पर्पस कैनॉट बी यूज्ड फॉर बाइंग, ट्रेडिंग और अदरवाइज डीलिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। मतलब क्या? ये जो 300 करोड़ है तुम आप बोल रहे हो इसका मैं आउटलेट नहीं खोलूंगा, क्या करोगे? मास्क बनाओगे। तो मास्क बनाओ, पर तुम कभी भी ये मत बोलना ये जो बचे हुए पैसे है ना इसका मैं इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा। वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और फोर्थ, जितने भी नाराज फूफा हैं, जितने भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, उन लोगों को एग्जिट ऑफर दिया जाएगा। कौन देगा एग्जिट ऑफर सर? आपके शेयर होल्डर इन कंट्रोल, आपके शेयर होल्डर इन कंट्रोल या फिर प्रमोटर्स। और उनको एग्जिट ऑफर क्या प्राइस पे देंगे? सेबी रेगुलेशंस के प्राइस पे देंगे, तब जाके उनको एग्जिट मिलेगा। ये चार कंडीशन जब फुलफिल होगा ना, तभी जाके वेरिएशन होगा। सर तीन तो हमको वहां भी आते, यहां पे एक एडिशनल पॉइंट आ गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, इट कैन नॉट बी नाउ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन लिस्टेड सिक्योरिटीज के इक्विटी शेयर्स, वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो समझ आया? हाँ सर। कुछ और गहराइयों में डूबते हैं। डूबे गहराइयों में। हाँ सर, दोनों गाना एक ही मूवी का है, डूबे और गहराइयां। सुनो मेरी बात, नालायक को इधर आओ। मैंने क्या कहा? रूल 7 एक और रूल पढ़ लेते हैं सर। जब आप वेरिएशन कर रहे हो ना टर्म्स का, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। लॉ ने कहा ये जो एसआर तुम पास करोगे ना, ये पोस्टल बैलेट से करोगे। कैसे करोगे? पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास करोगे। अब मेरी बात सुनना, जब पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास कर रहे हो तो बहुत सारी डिटेल्स देने पड़ेंगे। क्या डिटेल्स दोगे? आप यही चीज बताओगे, कितना अमाउंट आपने रेज किया, कितना उसमें से खर्चा किया है, कितना बचा है, क्या पुराना ऑब्जेक्ट था, क्या नया ऑब्जेक्ट था, नए ऑब्जेक्ट्स में क्यों जा रहे हो, मास्क बनाने के बिजनेस में क्यों जा रहे हो, आपका जस्टिफिकेशन क्या है। ये सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी, किसमें? आपको अपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए डालना पड़ेगा।
सर उसके अलावा आप क्या डालोगे, आप एक एडवर्टाइजमेंट दोगे इन द फॉर्म PAS1 विच इज पब्लिश साइमल्टेनियसली विद द डिस्पैच ऑफ नोटिस। क्या बात कर रहे हो सर, ये जो आपको न्यूज़पेपर में हमने डालने बोला था इन्फॉर्मेशन ना, ये इन्फॉर्मेशन भी आप PAS1 फॉर्म में डालोगे। सर पहली बार आपका फॉर्म से मुलाकात हुआ इस चैप्टर में, नमस्कार करो, नमस्कार, नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे सर फॉर्म PAS1, फॉर्म PAS1 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, PAS1 का पहला फॉर्म आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो किस चीज का, जो नोटिस आपने सारे शेयर होल्डर्स को भेजा है। उसके बाद नोटिस को वेबसाइट में भी डालना और डिसेंडिंग शेयर होल्डर को एग्जिट ऑफर देना। ये तो रिपीट चीज है जो वापस लिखा हुआ है। सर मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैं कौन सा सेक्शन पढ़ाया अभी, सेक्शन 22, ऑथेंटिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पुराना चैप्टर था सर, वो छोड़ दो, वो याद नहीं है सर, अभी नई चैप्टर का पूछो, ठीक है। 23, आप कैसे सिक्योरिटीज इशू करोगे। 24 नहीं है। 25, अरे बोलो, 25, अरे बोलो ना, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। 26, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। 27, बोलो 27, वेरिएशन इन राइट्स। आपका राइट्स का वेरिएशन कैसे होगा, 27 क्या कहता है, ऑब्जेक्ट्स का वेरिएशन, सॉरी राइट्स का वेरिएशन नहीं भाई, राइट्स का वेरिएशन आगे सेक्शन 48 है। यहां पे क्या है, वेरिएशन इन टर्म्स, टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सर जनरल रूल क्या है, जनरल रूल है टर्म्स को मत बदलना, पर अगर बदलना है तो 4 कंडीशन मीट करने पड़ेंगे, SR पास करना पड़ेगा पोस्टल बैलेट के थ्रू, और एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा फॉर्म PAS में। याद हो गया सर, आगे बढ़े। यस सर। सेक्शन 28 क्या है, अगेन एन इंपॉर्टेंट सेक्शन विच टॉक्स अबाउट ऑफर फॉर सेल। सर ऑफर फॉर सेल क्या होता है, मैंने आपको पेटीएम का एग्जांपल दिया था। पेटीएम का फाउंडर कौन है, विजय शेखर शर्मा, छोड़ दो वो एग्जांपल, आ जाते हैं रिलायंस के एग्जांपल पे। रिलायंस अपुनिच का कभी कभी लगता है, ऐसा ही लगता है जैसे अपुनिच रिलायंस का मालिक है, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि अगर एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसमें अगर मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ईशा अंबानी, ये सारे शेयर होल्डर है बड़े बड़े, अब ये शेयर होल्डर जो है ये शेयर्स अपने पब्लिक को सेल करना चाहते हैं। सर आपको लगता है ये खुद से आकर के इतने बड़े इतने सारे शेयर सेल कर सकते हैं, नहीं। तो वो क्या करेंगे, कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे और कंपनी को बोलेंगे, कंपनी तो एक काम करना, हमारे बिहाफ में प्रोस्पेक्टस इशू कर दे और पूरे शेयर्स हमारे बिकवा दे, बाद में जितना भी खर्चा आएगा तू हमको बता देना, हमसे रिइंबर्स करवा देना। सर ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये ऑफर फॉर सेल होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑफर फॉर सेल क्या होता है। सर अगर वेर सर्टेन मेंबर्स, अगर सर्टेन मेंबर्स इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट प्रपोज इन कंसल्टेशन विद बोर्ड टू ऑफर होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग टू पब्लिक, अगर कुछ मेंबर्स जो हैं वो बोर्ड को ये प्रपोजल देते हैं कि हम ना अपने सारे के सारे शेयर्स या थोड़े से शेयर्स जो हैं पब्लिक को बेचना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, कंपनी को ऑथराइज कर सकते हैं कि कंपनी तो हमारे बिहाफ में प्रोस्पेक्टस इशू कर नेसेसरी एक्शन ले, और जो भी खर्चा आएगा ना वो हम तेरे को रिइंबर्स कर देंगे। अरे मालिक, आता माझी शटकली मला राख है, तो मेरी बात तो सुनो, क्या कह रहा हूं मैं। अरे उठ जा प्यारे, सुन ले, या तो नींद पूरे होंगे बेटा या सपने, छोड़ दे अब नींद, सपनों की तरफ ध्यान दो, मेरी बात सुनो। सर सेक्शन 28 क्या है, व्हाट इज सेक्शन 28। सेक्शन 28 इज वेरी सिंपल सेक्शन, ऑफर फॉर सेल। अगर कुछ मेंबर्स हैं, अगर कुछ मेंबर्स हैं वो जाकर के अपने शेयर्स पब्लिक को बेचना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, बोर्ड को रिक्वेस्ट करेंगे, और बोर्ड से कंसल्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, ऑफर करेंगे अपने शेयर्स को, और कंपनी को ऑथराइज करेंगे, कंपनी तू नेसेसरी एक्शन ले ले, और रीइंबर्स कर देंगे कंपनी को जो भी खर्चा आया। अब सर सुनना, ये जो डॉक्यूमेंट जिससे कंपनी ऑफर फॉर सेल कर रही है ना, ये जो डॉक्यूमेंट जिससे कंपनी मुकेश अंबानी के शेयर्स पब्लिक को बेच रही है ना, वो वाले डॉक्यूमेंट को भी प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। पर सर देखो, जैसे ही आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस मानते हो ना, ये 4 पॉइंट सुन लो, आगे चल के अच्छे से समझ आएगा। जैसे ही आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस मानते हो, ये पूरा चैप्टर एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे ही ये चैप्टर एप्लीकेबल हो जाता है ना, कुछ और कंडीशंस आ जाते हैं, जैसे कि क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन मनी आना चाहिए, उसके अलावा आपको एक रिपोर्ट देना पड़ेगा कि ये जो पैसा हमने रेज किया ये कैसे यूटिलाइज किया है। ये सारे जो प्रोविजन होते हैं ना, लॉ ने बोला भाई ओएफएस के केस में अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि नहीं करना है अपने को, एक जने ने शेयर बेचा, एक जने ने खरीद लिया, काम खत्म, हमको रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करना है। तो लॉ ने बोला है एक्सेप्शन टू सर्टेन मैटर्स, द फॉलोइंग प्रोविजन शेल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओएफएस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला प्रोविजन, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू वाला प्रोविजन, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी का जो एक रिपोर्ट बोर्ड को बनाना पड़ता है वो भी नहीं बनाना पड़ेगा, और कोई भी और इंफॉर्मेशन जो आप नहीं दे पा रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे हो, आपके पास जस्टिफिकेशन है क्यों नहीं दे पा रहे हो, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो भी चलेगा। सर मैंने क्या बोला, मेरी बात सुनो, अगर कुछ मेंबर्स हैं, मुकेश अंबानी,
नीता अंबानी ये कंपनी के पास जा रहे हैं, कंपनी को बोल रहे हैं कंपनी मेरे शेयर जो है पब्लिक को बेच दे। तो जो डॉक्यूमेंट्स है आप बेचोगे पब्लिक को, वो क्या हो जाता है, प्रोस्पेक्टस हो जाता है। पर चार प्रोविजन है जो आपको एप्लीकेबल नहीं होते। सब्सक्रिप्शन वैल्यू वाला, सब्सक्रिप्शन वाला मिनिमम सब्सक्रिप्शन अपने को नहीं चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन मनी वाला अपने को नहीं चाहिए। बोर्ड जो एक रिपोर्ट बनाता है कि भैया ये पैसे कैसे यूटिलाइज हुए, वो रिपोर्ट भी नहीं देगा। क्यों देगा? अबे पैसे तो मुकेश अंबानी नीता अंबानी के है ना, बोर्ड क्यों रिपोर्ट बना के देगा? इसने पैसे दिए, इन्होंने पैसे लिए, काम खत्म। उसके बाद कोई भी और डिटेल्स जो आपको आइडियली प्रोस्पेक्टस में देना होता है, बट यहां पे आप नहीं दे पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। मान लो मुकेश अंबानी ने वो डेटा नहीं दिया या कोई भी और कारण है वो डेटा आप नहीं दे पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, चलेगा, मत दो। ठीक है, मत दो, चलेगा। समझे सर? आगे बढ़े। सर ये जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू कर रहा है इसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? वो लोग बेयर करेंगे जो लोग अपने शेयर्स बेच रहे हैं। प्रोस्पेक्टस टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पर्सन और एंटिटी बेरिंग द कॉस्ट ऑफ मेकिंग सच ओएफएस। आप बताओगे कि मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ईशा अंबानी मिल करके इसका कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। समझे? अरे बोलो, समझा क्या आपको? हाँ, अच्छा तुम मेरे को बताओ, तुमको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? आर यू एबल टू हियर मी लाउड एंड क्लियर? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। ठीक है सर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके गाइस, चलो। सर, व्हाट इज सेक्शन 29? व्हाट इज सेक्शन 29? हाँ, स्लो हो गई। तुमको लाइफ में एडजस्टमेंट करना सीखे हो तुम कभी जिंदगी में? नलायक। सुनो, मैंने कहा सेक्शन 29 क्या है? पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमैट फॉर्म। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आपको पता है आज के डेट में सारे शेयर्स डीमैट फॉर्म में होते हैं। एक काम करते हैं, कंपनीज को वापस से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अब सर जो प्राइवेट कंपनी है ना, वो अगर अपने शेयर्स इशू कर रही है तो वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट भी इशू कर सकती है, और वो क्या कर सकती है, वो डीमैट फॉर्म में भी इशू कर सकती है। उसके पास दोनों ऑप्शन है। हमने प्राइवेट कंपनी को फोर्स नहीं किया कि भाई तू डीमैट फॉर्म में इशू करेगा, हमने बोला तुम फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स भी इशू कर सकते हो। बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी में दो तरह में डिवाइड करता हूं, एक मैं डिवाइड करता हूं लिस्टेड कंपनी में, दूसरा मैं डिवाइड करता हूं अनलिस्टेड कंपनी को। सर जब भी लिस्टेड कंपनी आता है ना, तो उसकी बैंड आप समझ लेना, सेबी बजा ही रहा है, तो हमको उसकी बैंड बजाने की जरूरत नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पर अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करें ना, तो उसको सेबी उसकी बैंड बजाता नहीं है, तो लॉ ने कहा कंपनीज एक्ट उसकी बैंड बजाएगा। अब सर क्या हुआ था, पहले के जमाने में बहुत सारे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट घूमते थे, तब क्या डीमैट का कॉन्सेप्ट नहीं था। अचानक से ये दिन एक दिन सो करके उठ के बोले आज से सारे शेयर्स डीमैट में होने चाहिए, आज से सारे शेयर्स डीमैट में होने चाहिए। तो सर आप फिजिकल शेयर से डीमैट में कन्वर्ट करने का कुछ तो तरीका बताओगे ना, कुछ तो तरीका बताओगे ना। तो वही तरीका इन्होंने बताया है, और खास करके क्योंकि हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अनलिस्टेड कंपनीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो सर हम फोकस करेंगे पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है, तो हमारा फोकस होगा यूपीसी में। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे हमारा फोकस होगा। सर क्या कह रहा है लॉ, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना। सर लॉ क्या कह रहा है, सबसे पहले ये कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब क्या, इस एक्ट में कहीं कुछ और लिखा है तो वो जाए भाड़ में, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, हम सबके राजा हैं। Every company making a public offer and such other class of company as may be prescribed shall issue shares only in demat form। क्या, वो कंपनीज जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे वो सिर्फ डीमैट फॉर्म में अपने शेयर्स इशू करेंगे, डीमैट के अलावा कोई भी फॉर्म में इशू नहीं करेंगे। सर समझे आप? और लिखा है तो वो जाए भाड़ में, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, हम सबके राजा हैं। एवरी कंपनी मेकिंग अ गड़बड़ हो गया, सुनो। हाँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। हाँ सर, करेक्ट। तो सर इन्होंने क्या कहा, जो भी कंपनीज हम प्रिस्क्राइब करेंगे और जितने भी पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में इशू करेंगे, इन जनरल ये कह रहे हैं। अब सर देखो, जब आप कह देते हो इन जनरल डीमैट फॉर्म में इशू करेंगे, तो सबसे पहले घर के बड़े सदस्यों से तो करवाओ, जाके छोटे बच्चे पालन करेंगे ना। कोई भी घर पे अगर रूल्स लाने हैं तो सबसे पहले बड़े बड़े लोगों को तो बोलो उसका कंप्लाइंस करने के लिए। तो लॉ ने यही कहा कि जो प्रमोटर है ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी हु इज मेकिंग पब्लिक ऑफर ऑफ एनी कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज में होल्ड सच सिक्योरिटी ओनली इन डीमैट फॉर्म।
अगर कोई भी प्रमोटर है पब्लिक कंपनी का, वो अगर किसी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है तो वो सिर्फ डीमैट फॉर्म में इशू करेगा। और वो सिक्योरिटीज ऑफर करने के पहले आप एंटायर शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर का, उसको आप कन्वर्ट करवा लोगे डीमैट फॉर्म में। मतलब सर आप फिजिकल शेयर्स में कोई भी शेयर्स नहीं रखोगे। ये क्या लिखा है सर, विजय शेखर शर्मा ओएफएस एंड पेटीएम हैज टू बी इन डीमैट अकाउंट फर्स्ट। मतलब सर अगर कोई भी प्रमोटर इंसान है वो अपना शेयर बेचने जा रहा है, कोई भी प्रमोटर इंसान है अगर वो अपना शेयर बेचने जा रहा है, तो सबसे पहले उसको डीमैट में कन्वर्ट करवा फिर ट्रांसफर करना, उसके बिना नहीं कर सकते। सर ये एक इनका पहला स्टेप था, बस ये इनका पहला स्टेप था कि प्रमोटर को बोलो सारे शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करवाने के लिए। पर सर ये सारे जेनरिक प्रोविजन थे। उसके बाद आया डिटेल प्रोविजन जो एप्लीकेबल होता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को। बहुत आसान है, मेरे साथ एकदम ध्यान से सुनना, एक बार में खत्म हो जाएगा। सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इन्होंने दो चीजें बोली है। सबसे पहला, आज से आने वाले जितने भी नए सिक्योरिटीज होंगे उसको तुम डीमैट फॉर्म में इशू करोगे, एंड पुराने जितने भी सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में है उनको डीमैट में कन्वर्ट करवाने का फैसिलिटी दोगे आप। यू विल फैसिलिटेट द डीमटेरियलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डीमैट सिक्योरिटीज। सर लॉ ने क्या कहा, लॉ ने दो चीजें कही। पहला, आज से आने वाले जितने भी आपके सिक्योरिटीज इशू होंगे वो आप डीमैट फॉर्म में इशू करोगे। और दूसरा, जितने भी आपके फिजिकल शेयर्स कन्वर्ट होने वाले डीमैट में, इसको हम कहते हैं सर डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स इनटू डीमैट। तो आप उस डीमटेरियलाइजेशन को फैसिलिटेट करोगे, आप सारा सुविधा दोगे उसको करने के लिए। अब सर ये तो हमने इन जनरल कह दिया, उसके अलावा हमने और रेस्ट्रिक्शंस लगाए आप पे। किस पे? अब हम सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं और हम सर पढ़ रहे हैं रूल 9 है। कोई गेस कर सकता है कौन सा रूल का नाम क्या होगा? रूल का नाम है कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014। बहुत सॉर्टेड है सर, बहुत सॉर्टेड है। कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014, और इसी से फॉर्म नंबर्स डिराइव होते हैं, पीएएस। ठीक है, तो सर सबसे पहले हमने बोला अनलिस्टेड कंपनी, ओए सुन, आज के बाद सारे सिक्योरिटीज डीमैट में इशू करेगा, और आज के पहले के जितने भी फिजिकल सिक्योरिटीज है उसका कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन फैसिलिटेट करेगा। उसके बाद हमने और रिस्ट्रिक्शन लगाए कि सुन लिस्ट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तेरे को अगर नए सिक्योरिटीज इशू करने हैं, बोनस इशू करना है, राइट इशू करना है, या बाईबैक करना है, कुछ भी करना है, नया शेयर्स इशू करना है या इशू किए हुए शेयर्स बाईबैक करने हैं, तो तेरे को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि तेरे प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और की मैनेजरल पर्सन, ये जो घर के बड़े हैं, उन लोगों का सारा शेयर्स डीमटेरियलाइज हो गया है। सारा शेयर्स क्या हो गया? डीमटेरियलाइज हो गया है। पहले हमने जनरल रूल बोला, फिर हमने स्पेसिफिक टारगेट किया कि नए शेयर्स इशू करना है, राइट इशू करना है, बोनस इशू करना है, बाईबैक करना है, कुछ भी करना है ना, तो अपने प्रमोटर को, की मैनेजर पर्सन को और डायरेक्टर को बोलो कि उनके जितने भी शेयर होल्डिंग है उसको डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। सर जब भी डीमटेरियलाइजेशन की बात आई ना, किसकी? डीमोनेटाइजेशन नहीं, डीमटेरियलाइजेशन की जब भी बात आए ना, तो एक और एक्ट का रेफरेंस दे देना, डिपॉजिटरी एक्ट 1996। क्या कहा सर मैंने? डिपॉजिटरी एक्ट 1996 का रेफरेंस जरूर दे देना। उसके बाद सर इन्होंने फिर एक और पॉइंट लगाया, एक हार्ड स्टॉप 2 अक्टूबर 2018। दृश्यम मूवी देखिए। 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद का सत्संग था पणजी में, तो पणजी गए थे। 3 तारीख को मूवी देखा और वापस आ गए शाम को। तो सर ये वैसा ही है, 2 अक्टूबर को इन्होंने वो डेट निकाला, बोले पणजी का डेट 2 अक्टूबर 2018 को इन्होंने क्या बोला, एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ यूपीसी। अब ये बाकी छोटे मोटे शेयर होल्डर पे भी टारगेट कर रहे हैं कि अगर तुम अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसको पहले डीमटेरियलाइज करवाना पड़ेगा, या फिर जो सामने किसी नए सिक्योरिटीज को अगर सब्सक्राइब कर रहे हो ना, तो आपके पुराने सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। मैं अगर शुभम रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, मैं फिजिकल शेयर्स होल्ड करता हूं, वो शेयर्स अगर मैं किसी को बेचना चाहता हूं ना, लॉ ने बोला पहले इसको तू डीमैट में कन्वर्ट करवा। दूसरा, अगर मैं बेचना नहीं चाहता, मैं क्या करना चाहता हूं सुनो, अगर मैं बेचना नहीं चाहता, मैं क्या करना चाहता हूं सुनो, अगर मैं रिलायंस के कुछ नए शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहता हूं, तो लॉ ने कहा पुराने शेयर्स को भी तुम डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करवाओ। तो सर देखो, पहले हमने जनरल प्रोविजन डाला, फिर हमने फटका मारा कंपनी पे कुछ भी करना चाहता है बड़े बड़े लोगों को बोल, फिर हमने छोटे छोटे लोगों को भी पकड़ा फ्रॉम 2 अक्टूबर 2018। उसके बाद सर अब हम इतना कह रहे हैं कन्वर्ट करवा लेना, डीमैट करवा लेना, डीमैट करवा लेना, तो हमको डीमैट का फैसिलिटी तो देना पड़ेगा ना। तो लॉ ने कहा एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल फैसिलिटेट डीमटेरियलाइजेशन, मतलब आप उसकी सुविधा दोगे। सर अब डीमैट में कन्वर्ट करवाने के लिए ना आपको एक नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है जिसका नाम होता है आईसिन। आईसिन क्या है? इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको अपने हर सिक्योरिटी के लिए ऑब्टेन करना पड़ता है, ये कर लेना और इन्फॉर्म कर देना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि भैया ये फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है जिससे आप अपने अकाउंट को डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हो। सर क्या समझे? पहला फैसिलिटी देना, ठीक है, उसके अलावा आईसिन नंबर ऑब्टेन कर लेना,
और उसके अलावा अपने सारे शेयर होल्डर्स को इंटीमेट कर देना कि भैया इस तरह का कोई फैसिलिटी एग्जिस्ट करता है जिससे तुम कन्वर्जन डीमटेरियलाइजेशन करवा सकते हो। सर वैसे तो ये सारे प्रोविजन ना ट्रांजिशन प्रोविजन है, एक जमाने में सारे फिजिकल शेयर होल्डर को डीमैट में लाने के लिए इतना सारा फोर्स लगाना पड़ा था, आज के जमाने में रेलेवेंट नहीं है, पर फिर भी हमारा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है तो मेरे साथ ध्यान करो। ये आईसिन नहीं है भाई, आईसिन है, ISIN है, ICIN नहीं है। अब सर जब भी कोई डीमैटेरियलाइजेशन होता है ना, डीमैट अकाउंट में कन्वर्जन होता है ना, हमेशा याद रखना तीन बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। पहला डिपॉजिटरी, दूसरा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार टू इशू, और तीसरा शेयर ट्रांसफर एजेंट। सर ये तीन लोग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक रजिस्ट्रार एक डीमैट में कन्वर्ट करवाने के लिए। पहला होता है डिपॉजिटरी, दूसरा होता है रजिस्ट्रार टू इशू, और तीसरा होता है शेयर ट्रांसफर एजेंट। तीसरा कौन होता है? शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो आप अगर डीमैट का फैसिलिटी दे रहे हो ना, तो इन तीनों को खुश रखना पड़ेगा। इन तीनों को कैसे खुश रखोगे? इन लोगों का जो भी फीस बनता है वो पे कर देना, इन लोगों को जो भी डिपॉजिट देना है एडवांस में वो डिपॉजिट दे देना। सर इनका कभी कभी जो 2 साल का फीस होता है ना, वो आपको एडवांस में एज ए डिपॉजिट देना पड़ता है, तो वो भी दे देना। और इन लोगों को अगर तुमने कभी भी नाराज किया ना, इन लोगों को तुमने कभी भी नाराज किया ना, तो तुमको ना शेयर्स इशू करने देंगे, ना बोनस, ना राइट्स, ना बाईबैक, कुछ भी इशू नहीं करने देंगे अगर इनका फीस पेंडिंग है। तो लॉ ने क्या कहा? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तुम ये ध्यान रखना, टाइमली पेमेंट हो रहा है फीस का। किसका? तीन लोगों का। पहला डिपॉजिटरी, दूसरा रजिस्ट्रार टू इशू, और तीसरा शेयर ट्रांसफर एजेंट, जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे DRS। डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार टू इशू, शेयर ट्रांसफर एजेंट, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन करना कितना होता है? अगले 2 साल के फीस जितना होता है उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट, और सारे रेगुलेशन का कंप्लायंस हो रहा है। अगर डिफॉल्ट करोगे ना कंप्लायंस में, तो आप कोई भी ऑफर या इशू नहीं कर सकते जब तक आपका पेमेंट नहीं हो जाता। जब तक आपका ऑफर या आपका जब तक पेमेंट नहीं हो जाता, तब तक कोई भी नया इशू नहीं कर सकते। अरे बोलो समझा? अरे बोलो समझा क्या? आगे बढ़े? आगे बढ़ें क्या सर? अब सर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर देखो, इन्होंने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को तो बोल दिया डीमैट में कन्वर्ट करना। अब भाई अच्छा तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, मेरे को लग रहा है बहुत स्लो चल रहा हूं मैं स्पीड बढ़ा दूं क्या? अपनी रफ्तार बढ़ा दूं क्या? फटाफट मेरे को बताओ। चलो फिर उड़ाया जाए, स्पीड देखो तुम भाई की, अब तुम देखो रफ्तार। ठीक है, तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, मेरे को चाहिए आपका दुगना अटेंशन। अगले थोड़े समय में अपना चैप्टर हो जाएगा मम। ठीक है, चलें। ओके सर, स्पीड बढ़ा रहा हूं, कंटेंट की क्वालिटी खराब नहीं करूंगा, तो गलत मत लेना मेरे को। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, एक बार में सुनना चीजें। अब सर मैंने क्या कहा, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक? डीमटेरियलाइजेशन कर रहे हैं, उसमें 2-3 और पॉइंट है, फिर चैप्टर खत्म। इन्होंने क्या कहा, जब आप डीमैट कर रहे हो ना, तो आपको साल में 2 बार एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? रिटर्न का नाम है फॉर्म PAS6 पास। ओ सर, अनलिस्टेड कंपनी को एक PAS6 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कब फाइल करोगे? ये मान लो आपका पूरा साल है, ये आपका हाफ ईयर है, ये आपका सेकंड हाफ है, ये आपका फर्स्ट हाफ है, ये आपका सेकंड हाफ है। जैसे ही आपका फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ खत्म होता है ना, उसके 60 डेज के अंदर आपको ये PAS6 रिटर्न फाइल करके बताना पड़ता है कि भैया ये जो डीमटेरियलाइजेशन हम कर रहे हैं ना, उसका स्टेटस क्या है। अब ये जो रिटर्न आप फाइल करोगे उसको सर्टिफाई भी करवाओगे CA CS और कॉस्ट अकाउंटेंट से। पर यहां पे सर इन्होंने कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं लिखा है, क्यों? बोले MCQ कैसे डालेंगे भाई? तो इन्होंने बोला CA या CS इन प्रैक्टिस जो है वो उसको सर्टिफाई करेगा, और उसके बाद PAS6 जो है आपका फाइल हो जाएगा। अगर आपको कोई भी ग्रीवेंसेस है, अगर कोई भी तकलीफ है ऑफ सिक्योरिटीज होल्डर, तो वो जाएगा IEPF अथॉरिटी के पास कि भैया मेरे को ना मेरे शेयर्स दिख नहीं रहे, मेरे को मेरे शेयर्स मिल नहीं रहे। तो आप IEPF अथॉरिटी के पास जाओगे, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और ये जो पूरा का पूरा रूल हमने पढ़ा ना डीमैट का, ये निधि को, गवर्नमेंट कंपनी को और उसके ओनली ओन सब्सिडरी को, या किसी के भी ओनली ओन सब्सिडरी को एप्लीकेबल नहीं होगा। किसको किसको? निधि को, गवर्नमेंट कंपनी को, या किसी भी ओनली ओन सब्सिडरी को। अब सर मेरी बात सुनो, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेक्शन 29। क्या है सर सेक्शन 29? सेक्शन 29 टॉक्स अबाउट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को डीमटेरियलाइज करवाना। वैसे तो वो इन जनरल बोलता है सारे कंपनी डीमैट में स्विच कर जाओ, पब्लिक कंपनी को उसने जनरल में बोल दिया कि भाई तुम लोग स्विच कर जाओ, अच्छा रहेगा स्विच कर लोगे तो। पर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। पहले इन्होंने इन जनरल बोला कि आज से सारे शेयर्स डीमैट
डीमैट में इशू करोगे और पहले के सारे शेयर्स को कन्वर्ट करवाओगे, डीमैटेरियलाइज करवाओगे। उसके बाद इन्होंने बोला अगर कोई भी नया सिक्योरिटी इशू करना है, राइट्स इशू, बोनस इशू या बाईबैक करना है, तो प्रमोटर, केएमपी और डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, पहले अपना कन्वर्जन करवाना पड़ेगा। फिर इन्होंने फोकस किया 2 अक्टूबर 2018 के बाद जितने भी शेयर्स इशू हो रहे हैं, सॉरी, जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं वो डीमैट फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, और अगर कोई नए से सब्सक्राइब कर रहा है तो उसको पुराने वाले को भी डीमैट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद हमने सर ऐसी सारी चीजें पढ़ी कि कन्वर्जन करवाने के लिए आपको 3 लोग लगते हैं, डिपॉजिटर, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट। ये तीनों लोग जो हैं, कौन कौन, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार टू इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट, इनको खुश रखना, इनका फीस का टाइमली पेमेंट हो जाना चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन करना और इनके सारे रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना। अगर तुमने ब्रीच किया है तो तुमको हम सिक्योरिटीज इशू करने नहीं देंगे। और उसके बाद सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आपको एक फॉर्म PA6 फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास। कितने दिन के अंदर सर, साल में 2 बार फाइल करना होता है। ईच हाफ ऑफ द ईयर के खत्म होने के बाद, ईच हाफ ऑफ द ईयर के खत्म होने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको 60 डेज के अंदर आरओसी के पास फॉर्म PA6 फाइल करोगे, जो सर्टिफाइड होगा, तब जाके आपका ये सेक्शन खत्म होता है सर। और प्राइवेट कंपनी के केस में तो एनी कंपनी अदर देन अबव मतलब क्या, पब्लिक कंपनी को छोड़ के कोई भी और कंपनी है तो वो फिजिकल फॉर्म्स में भी शेयर्स इशू कर सकती है या फिर डीमैट फॉर्म में भी इशू कर सकती है। हमको कोई फर्क नहीं पैंदा है, हमको कोई भी फर्क नहीं पैंदा है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। सेक्शन 30 जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपके सिलेबस में अब नहीं रहा, एक बार बाहर आकर के देख लेते हैं सर। सेक्शन, यार इसमें मैंने 1-2 सेक्शन और काटे थे, कहां गया? सेक्शन 30 और सेक्शन 33 आपके सिलेबस में नहीं है, राइट? ये देखो सर, सेक्शन 24, 30, 33, 38, 41 फ्रॉम चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट आर रिमूव्ड। 30, 33, 38, 41 क्या क्या लिखा है सर? 30 गया, 33 गया, 38 गया क्या? 30, 33, 38 करेक्ट, और 41, ये 4 सेक्शन गए। ठीक है, हमारे होशियार विनायक जी कह रहे हैं इतनी देर में तो सेक्शन भी खत्म हो गया। भाई टीचर तू है, मैं हूं, मेरे को पढ़ाने देना। सेक्शन 30 सिर्फ थोड़ी हटाना था, 4 सेक्शन और हटे ना, करने देना भाई। अपना काम तुम करो पढ़ने का, मेरा काम मेरे को करने दो। ठीक है, नलायक विनायक, नाम भी सूट करता है तुम्हारे को। सुनो, सुनो मेरी बात सुनो दोस्तों। सेक्शन 30 टू 30 आपको काट पढ़ना नहीं है सर, काट दो इसको। सर मेरी बात सुनो, सेक्शन 31, सेक्शन 31 क्या है? सेक्शन 31 और 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिला करके किस चीज की बात करता है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस की बात करता है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो होता है सर जिसकी शेल्फ लाइफ होती है। जैसे कि अगर एक बिल्डर है, उसको 100 करोड़ रुपए पब्लिक से रेज करना है, पर एक बार में नहीं रेज करना है, 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में रेज करना है, तो सर क्या वो तीनों अलग अलग इंस्टॉलमेंट के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करता फिरेगा? सर 400 पेज की प्रोस्पेक्टस होती है, हर बार आप इशू नहीं कर सकते। तो लॉ ने कहा, क्या पता है, लॉ ने कहा भाई एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना दे। एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? एक प्रोस्पेक्टस बना दे जिसकी कोई शेल्फ लाइफ है। शेल्फ लाइफ क्या हो सकता है? वो 1 साल हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 8 महीना हो सकता है। क्या 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है? नहीं सर, बिल्कुल भी 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, एक बार आपने ये प्रोस्पेक्टस बना दिया, इसका नाम क्या है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। आगे चल के मान लो आपने इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे 10 करोड़ इशू कर रेज कर लिए, तो आपको आगे चल के और 10 करोड़ रेज करना है, तो आपको प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना पड़ेगा। आप उसके बदले में क्या इशू करोगे? एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करके आप क्या करोगे? ये 10 करोड़ रेज कर लोगे। फिर और 10 करोड़ रेज करना है तो वापस से इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आएगा। सर ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है? ये जो पिछला वाला आपका इशू था, करंट इशू है, इन दोनों के बीच में जो भी चेंजेस हुए हैं ना, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंट चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस आप कैसे अपडेट करोगे? ये आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में अपडेट करोगे। तो सर तब क्या हो जाएगा? आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस और आपका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये दोनों मिला के आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, मतलब एक प्रॉपर प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। सर ये क्या है शेल्फ प्रोस्पेक्टस? कब जरूरी होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का प्रोविजन? ध्यान देना, शेल्फ प्रोस्पेक्टस तब चाहिए होता है
बड़े ध्यान से सुनो, शेल्फ प्रोस्पेक्टस तब चाहिए होता है जब आप पैसे रेज करना चाहते हो मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में, पर आप हर बार प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना चाहते। तो आप क्या करोगे, एक मेन प्रोस्पेक्टस इशू कर लोगे, आप एक प्रोस्पेक्टस इशू कर लोगे। सर एक बार डेफिनेशन पढ़ो, शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31, सेक्शन 32 क्या होगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस, 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, 33 एवरेज प्रोस्पेक्टस। 33 क्या है, एवरेज प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस मींस प्रोस्पेक्टस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सिक्योरिटीज आर इशूड, और जो सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हो ना, वो वन और मोर इशू में कर रहे हो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। मतलब क्या, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिससे कोई सिक्योरिटी इशू कर रहे हो और एक बार में नहीं, एक से ज्यादा बार कर रहे हो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विदाउट फर्दर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये क्या हो जाता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो जाता है। अब सर शेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन कौन इशू कर सकता है, हर कंपनी नहीं कर सकती, हर किसी का नहीं होता लक्ष्मण, कोई सिलेक्टेड कंपनीज जो सेबी अपने रेगुलेशन से बताती है, उन्हीं कंपनीज का शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू हो सकता है। अब सर उसकी वैलिडिटी क्या होगी, उसकी वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा नहीं होगी। अब सर शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होता है ना, वो आप आरओसी के पास फाइल करोगे जब आप पहली बार अपने सिक्योरिटीज ला रहे हो, उसी स्टेज पे आप फाइल कर दोगे। उसके बाद वैलिडिटी क्या होती है, मैंने कहा 1 साल से ज्यादा की वैलिडिटी नहीं होगी। सर वैलिडिटी 1 साल की शुरू कब से होती है, जिस दिन आपका ओपन हो रहा है ना फर्स्ट ऑफर, जिस दिन आपका ओपनिंग डेट है ना फर्स्ट ऑफर का, उस दिन से 1 साल की वैलिडिटी शुरू होती है। और उसके आगे जितने भी आप पैसे रेज करोगे ना, उसके लिए आपको और प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। सर आपको ये याद करना पड़ेगा, क्या क्या याद करना पड़ेगा, मैं पूछ रहा हूं मेरे साथ जवाब दो, काम खत्म। सर क्या हर कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, नहीं। कौन से कंपनीज इशू कर सकते हैं, जो सेबी रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब करेगा। अब सर ये जो प्रोस्पेक्टस है क्या आरओसी के पास देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है। कब दोगे सर, जब आपका फर्स्ट ऑफर आ रहा है ना, उसके पहले आपको देना पड़ेगा। अब सर इसकी वैलिडिटी क्या होगी, इसकी वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा नहीं होगी, वैलिडिटी 1 साल तक की होगी। वैलिडिटी कब से काउंट करोगे सर, जब से आपका फर्स्ट ऑफर ओपन हुआ है, जब से कमेंस हुआ है आपका फर्स्ट ऑफर, उस दिन से काउंट करोगे वैलिडिटी। और उसके बाद जब सब्सिक्वेंट और सेकंड ऑफर करोगे ना, क्या आपको नया प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो आप क्या इशू करोगे सर, तो आप अगर नया प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर रहे हो ना, तो आप इशू करोगे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या इशू करोगे, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्म है सर फॉर्म PAS 2। सर हमने PAS 1 पढ़ा था और PAS 6 पढ़ा था, अब PAS 2 पढ़ रहे हैं। 1 क्या था सर, एडवर्टाइजमेंट। कौन सा वाला एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट जो आप करते हो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर रहे हो, जब आपने पब्लिक से पैसा लिया है, जब आपने पब्लिक से पैसा लिया और आप अपने टर्म्स को चेंज कर रहे हो, सेक्शन 27। उसके बाद PAS 6 पढ़ा था हमने, PAS 6 क्या था, अरे बोलो PAS 6 क्या था, ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो आप फाइल करते हो, रिटर्न ऑफ डीमटेरियलाइजेशन जो आप PAS 6 फाइल करते हो हर एंड ऑफ हाफ फाइनेंशियल ईयर में, आपके आधे फाइनेंशियल ईयर में आप 60 डेज के अंदर PAS 6 फाइल करते हो। और फिर PAS 2 आ गया, हकला ले शुभम, सारा जिंदगी का तुम आज ही हकला लो। सर थर्ड वाला क्या है, PAS 2 है। PAS 2 क्या है, PAS 2 एक ऐसा फॉर्म है जिसमें बेसिकली आप बताते हो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कि जो हमारा पुराना इशू था और अभी वाला इशू है उसमें क्या बदला है, कितने नए चार्ज क्रिएट हुए हैं, क्या फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हुआ है, कोई और अदर चेंजेस हुआ है क्या, ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बताना पड़ता है। कब बनाते हो सर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, विद इन 1 मंथ प्रायर टू द सेकंड ऑफर और सब्सिक्वेंट ऑफर। जब भी आपका अगला ऑफर है उसके 1 महीने पहले आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाते हो और उसमें ये सारी डिटेल्स देते हो। सर समझा। अब सर इंटीमेशन ऑफ चेंजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सुनना। मान लो मेरे को 3-4 इंस्टॉलमेंट में 100 करोड़ रुपए उठाने थे, पहले 25 करोड़, फिर 25 करोड़, फिर 25 करोड़। अब मैं पब्लिक से पैसा मांगने गया, तो एक मुकेश अंबानी था, उसने पहले ही इंस्टॉलमेंट में मेरे को पूरा पेमेंट कर दिया अपना। 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की जगह उसने पहले ही इंस्टॉलमेंट में पूरा पेमेंट कर लिया अपना। तो क्या मैं ऐसा एडवांस ले सकता हूँ, हाँ ऐसा एडवांस ले सकता हूँ। पर कल को जब जाके मैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करूंगा ना, तो उसको अगर कोई चेंजेस दिखे जो उसको जमे नहीं, तो वो पैसे रिफंड मांगने का पूरा पूरा हक रखता है और मैं उसको बचे हुए पैसे पूरे रिफंड कर दूंगा। क्या लिखा है सर, वेयर अ कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अलोंग विद एडवांस पेमेंट। अगर आपको एडवांस पेमेंट मिला है और तो कंपनी क्या करेगी, उसको इंटीमेट करेगी चेंजेस के बारे में। कौन से चेंजेस सर, जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में है। और उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आप अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपना रिफंड मिल जाएगा। बात समझ आई सर, बात समझ आई, बिल्कुल मिल जाएगा। अब सर आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस और नॉर्मल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मिला के क्या माना जाता है, प्रोस्पेक्टस माना जाता है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टस।
क्या आपको मेरी बात समझ आई? सर ये क्या था शेल्फ प्रोस्पेक्टस? एक बार मेरे साथ पूरा प्रोविजन रिकॉल करो, आंख बंद करो। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है सर? एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसके थ्रू आप कोई सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, एक साथ नहीं वन और मोर इशू कर रहे हो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विदाउट फर्दर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आप आगे चल के कोई और प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या आप अगली बार जब फर्स्ट इशू खत्म हो गया, सबसे पहले कौन कौन इशू कर सकता है सर? कोई भी कंपनी जो सेबी जिसका नाम प्रिस्क्राइब करती है, आप फर्स्ट ऑफर के पहले आप आरओसी के पास रजिस्टर करवा लो सेल्फ प्रोस्पेक्टस को और फिर इशू कर दो। वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा नहीं होगी। वैलिडिटी कब से काउंट करोगे सर? जिस दिन आपका ओपन हुआ था सिक्योरिटी, उस दिन से वैलिडिटी काउंट करोगे, 15 दिन तक वैलिडिटी काउंट करोगे। और नए चार्जेस आप उसके साथ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करोगे अगले सब्सक्रिप्शन में। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें डालोगे? आप डालोगे न्यू चार्जेस के बारे में, आप डालोगे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में और अदर चेंजेस के बारे में। और अगर आपने एडवांस में पैसे ले लिए हैं तो क्या आप इंटीमेट करोगे चेंजेस? हाँ बिल्कुल करोगे। और सामने वाले के पास ऑप्शन रहेगा एप्लीकेशन विड्रॉ करने का, अगर वो चाहे तो। अगर वो चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे वापस करने होंगे। सर आपको ये समझ आया शेल्फ प्रोस्पेक्टस? वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? हर प्रोस्पेक्टस जितने भी मार्केट में आते हैं आज के डेट में, सारे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होते हैं, लाल मछली। सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें बाकी सब चीजें हैं, बस कुछ कमी है। क्या कमी है सर ऐसे प्रोस्पेक्टस में? ऐसे प्रोस्पेक्टस में सिर्फ एक ही चीज की कमी होती है, उसमें यह नहीं लिखा होता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे और पर शेयर का प्राइस क्या होगा, पर टोटल लिखा होता है। टोटल लिखा होता है कि मान लो हम 100 करोड़ रेस करेंगे, पर वो 100 करोड़ रुपए कैसे रेस करोगे? 100 करोड़ शेयर्स इशू करोगे 1 रुपए के, कि 1 करोड़ शेयर इशू करोगे 100 रुपए के, वो नहीं पता होता। तो ये जो स्प्लिट होता है ना, ये नहीं पता होता है, बाकी सारी चीजें पता होती है। तो सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस in which particulars of price और quantum, particulars of price और quantum is missing, बाकी सारी चीजें हैं। क्या नहीं है? particulars of price और quantum। तो आप क्या करोगे सर? अगर आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करने वाले हो तो आपको पहले आरओसी के पास एटलीस्ट 3 डेज पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कितने दिन पहले? एटलीस्ट 3 डेज पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और सर आरएचपी में भी वही ऑब्लिगेशन है जो एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में होता है। जो एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में होता है ना, आरएचपी में भी वही ऑब्लिगेशन है। अब सर आप एक बात समझो, आपने आरएचपी बना के दिया था किसको? आरओसी को। उसके बाद आपने बनाया एक फाइनल प्रोस्पेक्टस, बनाना पड़ेगा। हाँ सर, ये जो फाइनल प्रोस्पेक्टस आप बनाओगे ना, आप आरओसी के पास भी दोगे, अब आप सेबी को भी दोगे, क्योंकि अब आप लिस्टिंग होने के तादार में हो। उसके अलावा भी जो आपका आरएचपी और प्रोस्पेक्टस में जो डिफरेंसेस है ना, जो चेंजेस आपने किए ना, वो भी आपको अलग से हाईलाइट करके बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चेंजेस हैं, जो वेरिएशंस हैं, जो आरएचपी में नहीं थे आपके फाइनल प्रोस्पेक्टस में है। तो लॉ में क्या लिखा हुआ है सर? वेरिएशन बिटवीन आरएचपी एंड प्रोस्पेक्टस टू बी हाईलाइटेड एज वेरिएशन इन द प्रोस्पेक्टस, and upon closing of offer prospectus has to be filed with ROC and SEBI। जब आपका एक बार ऑफर क्लोज हो जाएगा, जो फाइनल प्रोस्पेक्टस है, आरएचपी नहीं, फाइनल प्रोस्पेक्टस जो है वो आरओसी और सेबी के पास फाइलिंग होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, दिस वाज सेक्शन 32। अब सर एवरेज प्रोस्पेक्टस और सेक्शन 33 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको काट दो, इसको काट दो। समझे सर? और एक बार स्क्रीन पे सेक्शन 34 जो इतना सा दिया हुआ है बस रीड करो। मैं वापस आया 1 मिनट में, सेक्शन 34 एक बार ही रीड करो। हाँ जी दोस्तों, आगे बढ़े। सुनो,
सर अब हमने प्रोस्पेक्टस के बारे में बहुत बातें कर ली। अब ये देखते हैं प्रोस्पेक्टस में दो इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी आ जाते हैं, एक सेक्शन 34 की लाइबिलिटी, एक सेक्शन 35 की लाइबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सर, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब क्या करें, जब इतने समय से एक ही चैप्टर पे 6 6 8 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो ऑलमोस्ट सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सर प्रोस्पेक्टस में ना क्या होता है, जब आप एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हो उसमें जो भी चीजें लिखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो चीजें जो आपने लिखी है वो गलत है ना, तो उसके वजह से क्या होता है, कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देता है पैसे और बाद में उसके इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो लॉ ने कहा कि आप जब प्रोस्पेक्टस बना रहे हो ना तो उसमें जो भी चीजें लिख रहे हो वो ट्रू होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, एकदम सच होना चाहिए। अगर झूठ लिखे हो ना तुम गए, तुम पे आएगा क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी मतलब क्या सर, वही अपराध जो मर्डर जितना बड़ा अपराध होता है ना उतना ही बड़ा तुम्हारे को क्रिमिनल लाइबिलिटी माना जाएगा। क्या लिखा है सर, पढ़ो एक बार। सेक्शन 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी, अगर एक प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है, if a prospectus includes any statement which is untrue or misleading, every person who authorizes such prospectus shall be liable under section 447। क्या लिखता है सर, अगर आप एक प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो जिसमें जो भी स्टेटमेंट आप डाल रहे हो वो अनट्रू है या मिसलीडिंग है, तो वो इंसान जो प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज कर रहा है वो सेक्शन 447 में लाइबल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है सर, वो लाइबल नहीं होगा अगर उसने प्रूव कर दिया दो चीज। अगर उसने प्रूव कर दिया कि वो जो स्टेटमेंट या ओमिशन था ना वो इममटीरियल था, ना के बराबर बात थी यार, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, या फिर उसने ये प्रूव कर दिया कि उसके पास आरजीटीबी था, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि वो स्टेटमेंट सच है, एंड इंक्लूजन और ओमिशन वाज नेसेसरी, मतलब वो जो भी किया उसने जानबूझ के किया, अगर वो ऐसा बता देता है ना तो भी उसको लाइबल नहीं होगा। सर ये सेक्शन 34 है। सर 34 35 पहले क्रिमिनल आता है कि पहले सिविल आता है, तो लॉ ने कहा पहले क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात कर लेते, बड़ी बात पहले कर लेते। सेक्शन 34, अगर कोई भी प्रोस्पेक्टस में ऐसा स्टेटमेंट है जो अनट्रू है या मिसलीडिंग है, दोस्तों मेरे साथ याद करो, अनट्रू है या मिसलीडिंग है तो जिन्होंने भी ऑथराइज किया वो लाइबल हो जाएंगे सेक्शन 447 में फ्रॉड के लिए। किसमें, सेक्शन 447 फ्रॉड के लिए लाइबल हो जाएंगे। पर अगर आपने प्रूव कर दिया कि इममटीरियल सा ओमिशन या स्टेटमेंट था, या आपके पास रीजनेबल ग्राउंड था कि वो ट्रू है और वो स्टेटमेंट को इंक्लूड करना नेसेसरी था, तब जाके आपने इंक्लूड किया है, तो ये दोनों केस में आप बच जाओगे, आपको 447 की लाइबिलिटी नहीं लगेगी। 447 की लाइबिलिटी नहीं लगेगी। ये कौन सी लाइबिलिटी है सर, क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होता है सर, जिसमें यूजुअली जेल भी जाना पड़ता है। तो आपको पता है 447 में अपन जेल भी जाते हैं, थोड़ी देर में अपन 447 भी रिवाइज करेंगे। पर सर 35 क्या है सेक्शन, what is section 35? section 35 is, what is section 35? section 35 is civil liability। क्या होता है सिविल लाइबिलिटी, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर अगर तीन चीजें सेटिस्फाई हो रही है, तीन चीजें सेटिस्फाई हो रही है, कौन कौन सी तीन चीजें सेटिस्फाई हो रही है। पहला, अगर आपने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जिसमें कोई गलत स्टेटमेंट था, वो गलत स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए किसी पर्सन ने वो सिक्योरिटी को सब्सक्राइब किया है और उसके वजह से उसका लॉस हुआ है। क्या कहा सर मैंने, ये प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस में एक स्टेटमेंट था जो गलत था, और वो स्टेटमेंट जो था या तो गलत था या इनकम्प्लीट था, उसके बेसिस पे ये पर्सन ने सब्सक्राइब किया है सिक्योरिटीज को। क्या किया है सर, सब्सक्राइब किया है और उसको लॉस हुआ है, तो ये सेक्शन 35 लगेगा, सिविल लाइबिलिटी। तीन कंडीशन, अगर एक पर्सन हैज सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज, सर सब्सक्राइब किया है, परचेज नहीं, and acting on any statement included or omitted in the prospectus which is misleading, कोई ऐसा स्टेटमेंट prospectus में था जो misleading है and because of that he has sustained any losses, then provision will apply। मतलब सर अगर आपने गलत स्टेटमेंट पे एक्ट किया, आपने सिक्योरिटीज खरीदे पर आपको लॉस नहीं हुआ, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सर एक बात समझो, अगर मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने रिलायंस के शेयर्स को सब्सक्राइब किया था, कैसे सब्सक्राइब किया था, प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत इंफॉर्मेशन थे, उसको ध्यान रखते हुए उसने सब्सक्राइब कर दिया। फिर मिस्टर ए ने अपने शेयर्स बेच दिए मिस्टर बी को, और बाद में पता चला कि ये जो प्रोस्पेक्टस में चीजें थी वो गलत थी, तो शेयर का प्राइस जो 100 रुपया था वो कम आकर के 10 रुपया हो गया, तो लॉस तो हुआ बी को, लॉस हुआ, करेक्ट। तो क्या बी जाकर के सेक्शन 35 का बेनिफिट यूज कर सकता है, बी जाकर के सेक्शन 35 का रेमेडी, सेक्शन 35 का बेनिफिट यूज कर सकता है। लॉ ने कहा नहीं, बी तुमने सिक्योरिटीज परचेज किए हैं, परचेज मतलब क्या, किसी और शेयर होल्डर से खरीद लिया, सब्सक्राइब मतलब क्या, सीधा कंपनी से इशू करवाया, तो आपने शेयर्स परचेज किया है, तो जब परचेज करते हो ना ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ सब्सक्राइब करते हो तभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। सर ये चीज ना पीक वर्सेस गुर्नी का एक केस था, पीक वर्सेस गुडनी का एक केस था, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तभी सेक्शन 35 का बेनिफिट मिलेगा, परचेज कर रहे हो ना तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझे सर, आगे बढ़े। अब सर ये तो हो गया, समझ गए कि आपने गलत स्टेटमेंट दिया था, मैंने सब्सक्राइब किया और मेरा लॉस हो गया, तो क्या होगा सुनना, तो क्या होगा, कंपनी और एवरी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर
or will be a director in future or the promoter of the company or authorized person or expert, ये जो पांचों लोग हैं ना, they will be liable to compensate to every person who has sustained such loss. मतलब सर आप समझो, सत्यम का जो केस हुआ था, अगर इन्होंने प्रोस्पेक्टस में गलत चीजें बता करके पब्लिक से पैसा उठाया होता और फिर पब्लिक का लॉस होता ना, तो कंपनी खुद भी और ये जो डायरेक्टर मैनेजर और ये सारे लोग हैं ना, ये सारे लोग लायबल हो जाते लॉस के लिए, कंपनसेट करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हर उस इंसान को जिसका लॉस हुआ है। पर सर ये जो प्रोविजन है ना कि ये पर्सन को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा कब? सबसे पहला केस है सर डायरेक्टर का। अगर एक डायरेक्टर है जिसने अपना कंसेंट दिया तो था कि हाँ भैया डायरेक्टर कंसेंट दे रहा है कि प्रोस्पेक्टस इशू कर लो, पर बाद में उसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया था और प्रोस्पेक्टस उसके कंसेंट के बिना इशू हुआ था। मतलब क्या सर? मतलब कुल मिला के अगर डायरेक्टर के कंसेंट के बिना प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था तो डायरेक्टर लायबल नहीं होगा। दूसरा, अगर prospectus was issued without knowledge or consent or and on becoming gave a reasonable public notice, ये सर किसी भी पर्सन के लिए अगर उसके नॉलेज या कंसेंट के बिना प्रोस्पेक्टस इशू हो गया था और उसको जैसे ही पता चला कि उसके कंसेंट के बिना इशू हो गया है, उसने जाकर के चिल्ला चिल्ला के पब्लिक को सबको बता दिया कि भैया हाँ मेरे नाम से इशू कर दिया है, मैंने पब्लिक कंसेंट नहीं दिया था, तो क्या होगा? तो भी आप लायबल नहीं होगे। तीसरा, अगर एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट है सर एक्सपर्ट के लिए, अगर एक्सपर्ट ने मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया और जब वो स्टेटमेंट दे रहा था ना तो हमको ये लग रहा था अरे एक्सपर्ट तो नॉलेजेबल है, उसको तो चीजें आती है, उसके पास तो एक्सपीरियंस है, हमने उस पर शक नहीं किया, और उसके बावजूद एक्सपर्ट ने अगर गलत स्टेटमेंट दे दिया तो सर एक्सपर्ट जो है वो लायबल नहीं होगा। मेरी बात सुनना, मैंने क्या, सॉरी, एक्सपर्ट तो लायबल होगा, क्या कह रहा हूं मैं, मेरी बात सुनो। सर अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक डायरेक्टर हूं और मैंने अपने स्टेटमेंट में, प्रोस्पेक्टस में एक स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना ये पूरा सही है, और मैंने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया? क्योंकि एक सीए था, उसने भी अपने स्टेटमेंट में लिखा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा सही है, उसके स्टेटमेंट पे रिलाई करके मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया, तो बताओ मैं क्या गलत हूं? नहीं सर, मैंने तो समझा वो एक्सपर्ट लायक है, उसको चीजें आती है, वो एक्सपर्ट है, तो उसने कहा है तो सच ही होगा, तो उसके स्टेटमेंट पे रिलाई करके मैंने स्टेटमेंट दे दिया, तो मैं लायबल नहीं होऊंगा, आई विल बी कवर्ड इन दिस एक्सेप्शन। तो सर तीन लोग हैं जो ये एक्सेप्शन में कवर होते हैं। पहला, डायरेक्टर जिसने अपना कंसेंट दिया था और विड्रॉ कर लिया और उसके कंसेंट के बिना प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है। दूसरा, कोई भी और पर्सन जिसने कंसेंट या नहीं दिया था या उसके नॉलेज के बिना प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है और जैसे ही उसको पता चला उसने क्या किया, एक पब्लिक नोटिस दे दिया। और तीसरा, कोई भी एक्सपर्ट जो लग रहा है कि भैया वो कॉम्पिटेंट है, उसने अपना कंसेंट दिया और विड्रॉ नहीं किया है और उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने एक्ट किया, तो हम जो है लायबल नहीं होंगे। सर समझे? पर अगर कोई पर्सन है जो ये सारी चीजें कर रहा है विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड ना, किसी को धोखा देने के लिए कर रहे हो ना, तो तुम विदाउट लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी लाइबल हो जाओगे। मतलब तुम्हारी पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगी, वो भी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगी अगर तुम किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। ये कौन सा सेक्शन था सर? ये सेक्शन 35 है। क्या लिखा है सर सेक्शन 35 में, बताना जरा। सेक्शन 35 में लिखा है कि तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। कौन से तीन कंडीशन? पहला, आपने सिक्योरिटी सब्सक्राइब किए, दूसरा प्रोस्पेक्टस में कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट था, और तीसरा उसकी वजह से आपको लॉस हुआ है। तो कंपनी और जितने भी पर्सन है, डायरेक्टर, एक्सपर्ट, प्रपोज डायरेक्टर, ये सारे लोग जो है ये सारे लायबल हो जाएंगे कॉम्पनसेट करने के लिए। पर ये लायबल नहीं होंगे अगर आपने अपना कंसेंट दिया था। अगर आपने अपना कंसेंट दिया था, विड्रॉ नहीं किया, अपना कंसेंट नहीं दिया था और फिर भी प्रोस्पेक्टस इशू हो गया, या फिर आपने किसी एक्सपर्ट के बात पे भरोसा कर लिया जो कॉम्पिटेंट तो लग रहा था लेकिन नालायक निकला। पर अगर आपने डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से कुछ किया है ना, अगर डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से किया है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, वो भी पर्सनल। ठीक है। अब सर उसके बाद पीक वर्सेस गुडनी का केस जो मैंने आपको बताया, सिर्फ सब्सक्रिप्शन करते हो तो सेक्शन 35 एप्लीकेबल होगा, परचेज करोगे तो सेक्शन 35 एप्लीकेबल नहीं होगा। सर सेक्शन 447 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। सेक्शन 447 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड क्या है सर? सेक्शन 447 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये मेरे साथ पेनल्टी याद कर लो। लॉ ने कहा फ्रॉड की पेनल्टी क्या है, ये एक लिमिट है। अगर लिमिट के ऊपर जाते हो तो पेनल्टी अलग है, लिमिट के नीचे जाते हो तो पेनल्टी अलग है। लिमिट क्या है? लिमिट है 1% ऑफ टर्नओवर और ₹10 लाख। 1% ऑफ टर्नओवर और ₹10 लाख, ये आपकी लिमिट है। अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो फ्रॉड का पनिशमेंट क्या होगा सर? डिपेंड करता है एक लिमिट पे। लिमिट है 1% ऑफ टर्नओवर और ₹10 लाख। अब ये लिमिट के ऊपर का फ्रॉड है, तो सबसे पहला सवाल पूछना, क्या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है? अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, पहले नहीं है की बात करते हैं, तो आपको जेल होगा। जेल कितने का होगा सर? 6 महीने से लेकर के 10 साल तक का। और उसके साथ साथ आपको फाइन भी लगेगा। फाइन कितना लगेगा? अप टू 3 टाइम्स जितना आपने फ्रॉड किया है। मान लो आपने 20 लाख का फ्रॉड किया तो 60 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है ना,
अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या होगा, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो यही सेम पेनल्टी ऊपर आ जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है, 6 महीने की जेल की जगह अब मिनिमम जेल हो जाएगा 3 साल से 10 साल, और फाइन उतना ही रहेगा। क्या कहा सर मैंने? सर ये रिवीजन है, आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से पता होने चाहिए। जिधर से भी तुमने पढ़ा है तुमको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए भाई। तुमको नहीं पता, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं बस आपको रिकलेक्ट करवा सकता हूं। तो फिर आप एडिशनल एफर्ट डाल के मेरे साथ याद करने की कोशिश करो। क्या है सर, ये एक बेंचमार्क है। इससे ऊपर का फ्रॉड होगा तो पेनल्टी अलग, इससे नीचे का फ्रॉड होगा तो पेनल्टी अलग। ऊपर का फ्रॉड है, बड़े अमाउंट का फ्रॉड है, तो पब्लिक इंटरेस्ट है कि नहीं है चेक करेंगे। अगर नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट तो मिनिमम 6 महीने का जेल, मैक्सिमम 10 साल तक का जेल, एंड आपको फाइन लगेगा अप टू 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड। पर अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना, तो मिनिमम 6 महीने की जगह मिनिमम 3 साल का जेल हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। पर सर अगर आप लिमिट से कम का फ्रॉड कर रहे हो, लिमिट से नीचे का फ्रॉड कर रहे हो ना, तो पब्लिक इंटरेस्ट का तो सवाल पूछना ही मत। क्यों भाई? अगर इतना छोटा अमाउंट का फ्रॉड कर रहे हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो सकता। उसमें क्या होगा, फिर जेल लगेगा, कितने का जेल? अप टू 5 इयर्स का जेल, अप टू 5 इयर्स का लगेगा, या फिर आप पे फाइन लगेगा अप टू 50 लाख का। कितने का? 50 लाख का फाइन लगेगा। तो मैंने क्या कहा, 5 साल तक का जेल होगा, या फिर यहां पे देख रहे हो सर, यहां पे और है, और यहां पे क्या है, एंड है। मतलब अमाउंट बड़ा है तो जेल भी लगेगा, फाइन भी लगेगा, पर अगर अमाउंट छोटा है तो सिर्फ जेल या सिर्फ फाइन लगेगा, या दोनों भी लग सकता है, पर ऑप्शन है। सर समझे? ये आपके 447 का फ्रॉड का पेनल्टी है, याद कर लो। आगे बढ़े सर। अब सर सेक्शन 34 था क्रिमिनल लाइबिलिटी, सेक्शन 35 था सिविल लाइबिलिटी, सेक्शन 36 सर मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, एक बार आप रीड कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कहता है सेक्शन 36? कि अगर आप फ्रॉडलेंटली एक्ट कर रहे हो किसी पर्सन को इन्वेस्ट करवाने के लिए, मतलब सर मान लो रिलायंस का आईपीओ आ रहा है और मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहा हूं अरे मस्त है आईपीओ, लगा ले पैसे, बहुत कमाएगा बहुत कमाएगा बहुत कमाएगा, और उसके वजह से मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि मेरा खुद का प्रॉफिट है इसमें, या फिर सामने वाले का नुकसान करवाने का मैं इरादा रखता हूं, तो सर सामने वाले का नुकसान हुआ हो या ना हो, मैं लायबल हो जाऊंगा सेक्शन 447 में फ्रॉड के लिए। क्या कर रहा है सर? एनी पर्सन हु इज मेकिंग अ स्टेटमेंट रेकलेसली, मतलब हल्के में एकदम स्टेटमेंट बोल रहा है, अरे रिलायंस का शेयर ले ले तू 10 साल बाद घर खरीद लेगा, तो इस तरह का स्टेटमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको सब्सक्राइब करवाने हैं शेयर्स को, कि भैया तुम शेयर्स खरीद लो, या उसको खुद को कोई प्रॉफिट निकलवाना है, या फिर उसको कोई क्रेडिट फैसिलिटी निकलवानी है, उसको बैंक से कोई लोन निकलवाना है, तो तीनों केस में वो लायबल हो जाएगा 447 के फ्रॉड के लिए। बहुत जनरल प्रोविजन है सर, मतलब अगर तुम गलत हरकतें कर रहे हो तो तुम 447 में फ्रॉड के लिए लायबल हो जाओगे, समझे? जनरल है सर। 335 और 36, 34 और 35 जितना हमने घुस घुस के याद नहीं किया, पर बेसिक प्रोविजन है कि तुम अगर झूठा स्टेटमेंट दे रहे हो फ्रॉडलेंटली या रेकलेसली तो तुम लायबल हो जाओगे, समझे? आगे बढ़े सर। सर सेक्शन 37 क्या है? सेक्शन 37 है क्लास एक्शन सूट। सर कभी कभी क्या होता है, मान लो अगर एक कंपनी ने आईपीओ लाया, आईपीओ में अगर एक प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसमें अगर गलत स्टेटमेंट डाला, तो ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ एक मेंबर या 5 मेंबर उससे इंपैक्ट होंगे, उससे तो लाखों मेंबर इंपैक्ट होंगे, तो लाखों मेंबर जाके केस फाइल करेंगे, तो कोर्ट तो सर वही केस लड़ने में बिजी हो जाएगा। तो लॉ ने कहा आप लोग मिल करके क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हो। सूट में बी फाइल्ड और एनी अदर में बी एक्शन में बी टेकन अंडर सेक्शन 34, 35, 36 बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और affected by such misleading statement or the inclusion or omission of such statement। मतलब सर ग्रुप ऑफ पर्सन मिल करके भी एक्शन ले सकते हैं। ये क्या एक्शन है सर? ये एक्शन है क्लास एक्शन सूट। क्या कहा मैंने? ये एक्शन को, इसको मैंने कहा क्लास एक्शन सूट। ये आप ले सकते हो अगर बहुत सारे लोग जो हैं एक ही चीज से इंपैक्ट हो रहे हैं, समझे सर? अब मैंने सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पे लिखी है अलॉटमेंट के बारे में। अलॉटमेंट मतलब क्या होता है सर? अलॉटमेंट मतलब होता है अनअप्रोप्रिएट कैपिटल का एलोकेशन होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ अनअप्रोप्रिएट कैपिटल होता है अलॉटमेंट। वो तो ठीक है सर, पर एक बात समझो, जब आप पब्लिक को बोल रहे हो, जब आप पब्लिक को इनविटेशन भेज रहे हो कि भैया आओ मेरे शेयर्स में सब्सक्राइब करो, कैसे भेज रहे हो सर? ये आप या प्रोस्पेक्टस बना के भेज रहे हो, तो सर प्रोस्पेक्टस को हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। प्रोस्पेक्टस को देख करके उन्होंने क्या किया सर? उन्होंने अप्लाई किया आपकी कंपनी के शेयर्स के लिए, वो एप्लीकेशन को हम कहते हैं ऑफर। और सर ये एप्लीकेशन के बेस पे कंपनी ने क्या किया? अलॉटमेंट। इसको इसको कहते हैं ऑफर का एक्सेप्टेंस। तो सर जब एक शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाता है ना, तो आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और आपके मेंबर्स और कंपनीज जो होते हैं वो एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं। कुछ याद आया? अरे कुछ याद आया? हाँ सर। चलो आगे बढ़े, सुनो मेरी बात। सर अब पढ़ते हैं सेक्शन 39। व्हाट इज सेक्शन 39? व्हाट इज सेक्शन 39? बताओ जरा।
व्हाट इज सेक्शन 39? सर अभी तक हमने प्रोस्पेक्टस की बातें की, अब हम अलॉटमेंट की बातें करेंगे। अलॉटमेंट कैसे होता है सर, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। अगर कोई भी प्रोस्पेक्टस आप इशू कर रहे हो और लोग अप्लाई कर रहे हैं आपके शेयर्स के लिए, तो अलॉटमेंट के लिए दो कंडीशन है। सबसे पहला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो आ गया है, मिनिमम अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब, जो लॉ कहता है 95% सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए, उतना मिनिमम सब्सक्राइब हो गया है। एंड सम्स पेबल ऑन एप्लीकेशन हैज बीन पेड, मतलब जो एप्लीकेशन मनी पे करना था वो पे हो गया है। कैसे पे हुआ है सर, चेक या अदर इंस्ट्रूमेंट से पेमेंट हो गया है, कैश में नहीं, चेक या अदर इंस्ट्रूमेंट से। मतलब सर सब्सक्रिप्शन हो गया है मिनिमम और एप्लीकेशन मनी आ गए हैं, तो आप अलॉटमेंट कर सकते हो। पर सर मेरे को एक बात बताओ, अगर एप्लीकेशन मनी मैंने 100 रुपए का शेयर था, 1 रुपए का एप्लीकेशन मनी मंगवाया, चलेगा क्या? लॉ ने कहा नहीं भाई, तेरे को मिनिमम 5 रुपए एप्लीकेशन मनी मंगवाना पड़ेगा। 5 रुपए मतलब क्या सर, 5%। द एप्लीकेशन मनी शेल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट, कम से कम 5% तो होना चाहिए। ठीक है। अब सर उसके बाद क्या होता है समझना, जब आपके पास एप्लीकेशन आते हैं ना, तो या तो आप डिसाइड करते हो अलॉटमेंट करूंगा, या तो आप रिफंड करते हो। रिफंड कब करते हो सर, पहला केस सुनना, अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, मतलब मान लो 95% लोग सब्सक्राइब करने थे, उतना सब्सक्रिप्शन नहीं आया, या फिर आपको मिनिमम एप्लीकेशन मनी नहीं आया जितना आना चाहिए था, तो आप क्या कर दोगे, आप रिफंड कर दोगे। कितने दिन के अंदर रिफंड करोगे? लॉ ने कहा देख, इस दिन तुम्हारा सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ था, इस दिन तुम्हारा सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ, क्लोज में तुमको पता चल गया मिनिमम अमाउंट नहीं आया है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर तुम क्या कर दो, तुम रिफंड कर दो। अगर नहीं करोगे ना दोस्त, अगर 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड नहीं करोगे, 15% पर एनम के हिसाब से तुमको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। किसको? कंपनी को भी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी 15% पर एनम का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, अगर तुम्हारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन या एप्लीकेशन नहीं आता है और तुम रिफंड करते नहीं हो तो। दूसरा केस क्या हो सकता है सर, अलॉटमेंट कर दो। अलॉटमेंट कब करोगे? मान लो आपने इस दिन ओपन किया और इस दिन आपका क्लोज हुआ, तो सर अलॉटमेंट करने के लिए लॉ आपको 60 डेज का टाइम देता है कि भैया तू देख ले। मान लो तुमने बोला था 1000 शेयर ही बेचेंगे, तुमको आ गया एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स के लिए, तो तुम सिर्फ 1000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हो, बाकी 9,000 शेयर्स आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो ये 60 डेज में आप डिसाइड करो कौन से 1000 शेयर्स अलॉट करने, कौन से 9,000 शेयर्स रिटर्न करने। जब एक बार डिसाइड हो जाएगा अलॉटमेंट का, जिसको अलॉटमेंट करना है उसको अलॉटमेंट कर देना, जिसको रिफंड करना है उसको वापस से ये 60 दिन जिस दिन खत्म होगा ना, उसके 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड कर देना, वरना वापस तुम पे इंटरेस्ट लगने लगेगा। सर ऐसा ही कुछ प्रोविजन हमने डिपॉजिट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इसके बाद अगर तुमने रिफंड नहीं किया ना, तो ये पैसों को हम डिपॉजिट भी मान सकते हैं, ये पैसों को हम डिपॉजिट भी मान सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन पढ़ा था, याद आ रहा है जिंदगी में? वापस आ जाओ सर, क्या लिखा है? अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, या फिर अगर आपका एप्लीकेशन मनी नहीं आया है 30 डेज के अंदर, 30 डेज कब से सर, जब आप ओपन करोगे ना, उससे मैक्सिमम 30 डेज तक आप वेट करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, देन अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न द अमाउंट इन द प्रिस्क्राइब टाइम, रिटर्न कर दोगे। पैसा क्या करोगे, वापस कर दोगे। पैसे वापस कैसे करोगे सर, देखो 15 दिन के अंदर वापस करना, अगर नहीं करोगे तो डायरेक्टर्स जो हैं वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे 15% पर एनम के लिए। कौन लायबल होगा? डायरेक्टर्स लायबल होंगे। और सर दूसरा केस क्या हो सकते हैं, रिफंड करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया, मिनिमम एप्लीकेशन मनी आ गया, तो आप क्या करोगे, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करोगे। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब आप क्या कर रहे हो, अलॉटमेंट कर रहे हो, अलॉटमेंट करने के बाद आपको एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है फॉर्म PAS3 में, जिसमें आप बताओगे कौन कौन अलॉटीज थे, किसको कितना शेयर इशू किया, ये सारी चीजें आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में बताओगे। सर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फॉर्म PAS3 में फाइल होता है, याद करो PAS3। PS1 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 1 क्या था सर, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जब आपका वेरिएशन इन टर्म्स हो रहा है। कौन सा? वो जो SR पास करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर रहे हो। PAS6 क्या था, बोलो, अरे बोलो। और PAS2 क्या था? सर एक काम करते, चलो अपन ना फॉर्म्स जो है लास्ट में एक बार शुरू में देख लेंगे, मेरे नोट्स के एकदम स्टार्टिंग पेज में फॉर्म्स का समरी दिया हुआ है। अब मेरी बात सुनो, आपको एक PAS3 अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, जिसमें आप क्या चीजें बताओगे कि भैया हमने शेयर्स किसको किसको अलॉट किया है, कौन कौन अलॉटीज है, और ये सारी चीजें बताओगे। उसके अलावा सर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ता है जो इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, एक बार चाहिए तो रीड कर लेना। चलो एक बार मैं तुमको बता ही देता हूं, मैं तो छोड़ तो पाता नहीं हूं, तो एक बार बता ही देता हूं, मेरी बात सुनो। सर अगर आप अलॉटमेंट कर रहे हो, तो अलॉटमेंट के बदले में आपको क्या आता है, कैश आता है। पर कभी कभी क्या होता है, आप विदाउट कैश अलॉटमेंट कर रहे हो, मतलब कोई और कंसिडरेशन के लिए, मतलब क्या, रिलायंस ने मान लो बोला मेरे को चूहू वाली प्रॉपर्टी बेच दे,
और वो प्रॉपर्टी के बदले में मैं तेरे को क्या दे देता हूं, अपने कंपनी के शेयर्स दे देता हूं, क्या कैश आया? नहीं सर, बदले में क्या आया? प्रॉपर्टी आया। तो विदाउट कंसिडरेशन भी, विदाउट कैश भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपने बोनस सिक्योरिटीज इशू किए। तीसरा हो सकता है आपने राइट सिक्योरिटीज इशू किए, तो भी कम पैसे आ सकते हैं। तो ये तीनों केस में आप क्या करोगे, आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आरओसी के साथ फाइल करोगे। कैसे सर? फॉर्म PAS 3 के साथ जब फाइल करोगे ना, तभी आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन फाइल करके आप उनको बता देना कि भैया ये चीजें हैं, ये चीजें आपको और अटैच करनी है, बस वही वही लिखा है सर, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सर अगर आपने डिफॉल्ट किया ये सेक्शन में, तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट तुम लाइबल हो जाओगे 1000 रुपीज पर डे और 1 लाख रुपीज विच एवर इज हायर फॉर ईच डिफॉल्ट। आप एवरी डिफॉल्ट के लिए 1000 रुपीज पर डे। सर डिफॉल्ट मतलब क्या? अगर तुमने पैसा रिटर्न नहीं किया, तुमने टाइम पे अलॉटमेंट नहीं किया, तो ये सारी चीजों के लिए कंपनी और ऑफिसर डिफॉल्ट 1000 रुपीज पर डे और 1 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, विच एवर इज लोअर, सॉरी विच एवर इज लोअर, इतने आपको पेनल्टी लग जाएगी फॉर ईच डिफॉल्ट। सर ये क्या सेक्शन था? सर ये सेक्शन था अपना 39, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉटमेंट। एक बार मेरी आंखों में देखा करो जब मैं बात करता हूं, मेरी बात सुनो। मैं वो लौंडा हूं जो तुम्हारे साथ पढ़ता हूं, मेरी बात सुनो। सर अगर आप अलॉटमेंट कर रहे हो, दो कंडीशन मीट होनी चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया होना चाहिए और एप्लीकेशन मनी आ गया होना चाहिए। एप्लीकेशन मनी कितना नहीं हो सकता सर? 5% से कम नहीं हो सकता, 5% या उससे ज्यादा हो सकता है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन या अलॉटमेंट मनी नहीं आया तो क्या करोगे? रिफंड करोगे। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। नहीं किया तो क्या लगेगा? इंटरेस्ट। कितना? 15%। कौन देगा? सारे जॉइंट डायरेक्टर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर सच इंटरेस्ट। उसके बाद अगर आपने अलॉटमेंट कर दिया तो आपको एक PAS 3 फाइल करना पड़ेगा। किसके पास फाइल करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा, और PAS 3 फाइल करने के बाद आपका काम हो जाएगा। अब सर अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है तो डिफॉल्ट का आप पे लगेगा पेनल्टी। समझे सर? लास्ट 2 सेक्शंस टू गो, सेक्शन 40 एंड सेक्शन 42। 41 क्यों नहीं है सर? 41 इन्होंने सिलेबस से हटा दिया। समझे विनायक? समझे विनायक बेटा? इतनी देर में तो सेक्शन खत्म हो जाता ढक्कन। सुनो दोस्तों, सुनो ना, सेक्शन 40 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रोविजन है आपके फर्स्ट पार्ट का, जो पब्लिक ऑफर वाले पार्ट का है। लॉ कहता है कोई भी कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस ला रही है ना, उसके पहले उनको स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना पड़ेगा कि भैया हम ना आपके स्टॉक एक्सचेंज में अपने सिक्योरिटीज को डील करेंगे, क्या आपको चलता है? और ये जब आप एप्लीकेशन दोगे ना, ये एप्लीकेशन का डिटेल आप अपने प्रोस्पेक्टस में भी बताओगे कि भैया हमने BSC में, NSC में अप्लाई किया है स्टॉक के लिस्टिंग के लिए, और ये डिटेल आप अपने प्रोस्पेक्टस में बताओगे कि हमने एप्लीकेशन दिया है और इनका कंफर्मेशन पेंडिंग है। और सर जब इनका एक बार कंफर्मेशन आ जाएगा ना, जब इनका एक बार कंफर्मेशन आ जाएगा, तब आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। पर मेरे को एक छोटी सी बात बताओ सर, पर मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, अगर सर मैंने BSC और NSC दोनों जगह अप्लाई किया था, अगर मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों जगह अप्लाई किया था, पर मेरे को PSC से अप्रूवल आ गया कि हाँ तुम मेरे जगह ट्रेड कर सकते हो, पर NSC से अगर अप्रूवल नहीं आया, तो क्या मैं तब भी ट्रेडिंग शुरू कर सकता हूं? एक बार लॉ पढ़ना, फिर मेरे को बताना क्या लिखा है सर लॉ में। Before a company to make an application to one or more recognized stock exchange and obtain permission for securities to be dealt with in such स्टॉक एक्सचेंज, क्या बोले सर? एप्लीकेशन करो और उनका परमिशन ले लो। अब जब आपने एप्लीकेशन डाल रखा है ना, आप ये भी बताना कि प्रोस्पेक्टस में बताना हमने एप्लीकेशन डाल रखा है, और ये भी बताना कौन कौन से रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आपने एप्लीकेशन डाला है, तभी जाके आप प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो। सर अगर NSC BSC ने हाँ कह दिया, NSC ने मना कर दिया ना, तो भी आप नहीं कर सकते अपना प्रोस्पेक्टस इशू। लॉ क्या कहता है? अगर एक जना हाँ कहता है, एक जना ना कहता है ना, तो तुम शेयर्स इशू नहीं कर सकते। क्यों सर? एक ने तो हाँ कह दिया ना, पर दूसरे ने ना क्यों बोला? NSC ने ना क्यों बोला? कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसके बिना आप सिक्योरिटीज इशू नहीं कर पाओगे। अब सर एक बहुत सिंपल सी बात करना समझ रहा हूं, आपने अगर सिक्योरिटीज इशू किए तो पैसे आएंगे, सॉरी आपने अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया है तो एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन मनी जो आएगा ना, उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना और उसको यूटिलाइज सिर्फ दो पर्पस के लिए करना, या तो एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट या फिर रीपेमेंट। मतलब या तो अलॉटमेंट किया तो एडजस्टमेंट कर दो, या नहीं किया तो पेमेंट रीपेमेंट कर दो, उसके अलावा कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होगा। समझे सर? समझे? अगर किसी ने कंप्लायंस में डिफॉल्ट किया तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी आप एक बार ही रीड कर लीजिएगा। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन याद करवाना चाहता हूं कमीशन का। अगर रिलायंस अपने शेयर्स इशू कर रही है, रिलायंस अगर अपने शेयर्स इशू कर रही है, तो क्या वो अंडर राइटिंग कमीशन दे सकती है? सर अंडर राइटिंग कमीशन क्या है? उम्मीद है आपको समझता होगा, एक तरह से ब्रोकरेज फी है। तो सर अंडर राइटिंग कमीशन क्या आप दे सकते हो? हाँ आप दे सकते हो, लेकिन 6 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? आपके AOA में ऑथराइज होना चाहिए।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। दूसरा, ये अंडरराइटिंग कमीशन का पैसा किधर से दोगे? आप पैसा या तो दोगे प्रोसीड से, जो आपके इशू के प्रोसीड्स है उससे पैसा दोगे, या आप अपने प्रॉफिट से निकाल करके पैसा दोगे, जो आपकी कंपनी का प्रॉफिट है। अब सर इन्होंने मैक्सिमम रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन बताया। अंडरराइटिंग कमीशन कितना हो सकता है, डिपेंड करता है आप शेयर्स इशू कर रहे हो कि डिबेंचर्स। और दोनों केस में सर लोअर देखना, कम से कम देखना, ज्यादा से ज्यादा नहीं। हम बहुत कंजर्वेटिवली बोलेंगे, कम से कम बताएंगे। शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हो ना, तो आप कितना कमीशन दे सकते हो? 5% ऑफ द प्राइस, और रेट्स ऑथराइज्ड बाय एओए व्हिचएवर इज लोअर। मतलब आपके आर्टिकल में जो रेट लिखा है, या 5% ऑफ द इशू प्राइस, सर इशू प्राइस का 5% लिखा है, व्हिचएवर इज लोअर, इतना कमीशन आप इशू कर सकते हो। पर वही डिबेंचर्स की अगर बात करें तो 2.5% और रेट्स ऑथराइज्ड बाय एओए व्हिचएवर इज लोअर, इतना आपको इशू करना पड़ेगा। इतना आप कमीशन दे सकते हो। पहला एओए से देना, दूसरा किधर से दोगे? प्रोसीड से भी दे सकते हो, प्रॉफिट से भी दे सकते हो। तीसरा, कितना कमीशन रहेगा सर? आप अगर शेयर्स इशू कर रहे हो तो लोअर ऑफ 5% और रेट ऑथराइज्ड बाय एओए, और अगर डिबेंचर्स अगर रहेगा तो 2.5% और रेट ऑथराइज्ड बाय एओए व्हिचएवर इज लोअर। मतलब सर 5% और एओए का लोअर, और इधर 2.5% और एओए का लोअर। ये आपका अंडरराइटिंग कमीशन है सर, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा अंडरराइटिंग कमीशन नहीं दे सकते। फोर्थ पॉइंट, आपको प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करना पड़ेगा अंडरराइटर है कौन, उनका रेट क्या है और कितना अमाउंट पेबल है उनको, और कौन कौन से कितने सिक्योरिटीज उन्होंने अंडरराइट किए। ये तीन चीजें आपको बतानी पड़ेगी। क्या क्या बताओगे सर? नाम क्या है, कितना रेट है और क्या अमाउंट देना पड़ेगा, और कितना सिक्योरिटीज उन्होंने अंडरराइट किया, ये तीन चीजें आप बताओगे। और सर कमीशन नहीं पे करोगे अगर पब्लिक को इशू नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूं और उसके लिए मैं अंडरराइटिंग कमीशन दे रहा हूं, ना बाबा ना। सिर्फ पब्लिक को इशू कर रहे हो तभी कमीशन पे करोगे। एंड कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना कमीशन का, वो भी आप आरओसी के साथ फाइल करोगे, तभी जाके आप अंडरराइटिंग कमीशन दे सकते हो। मैंने कहा सर सबसे पहला एओए में पावर होना चाहिए। दूसरा, सोर्स क्या होगा? सोर्स दो हो सकता है, या तो आपका प्रॉफिट या प्रोसीड्स। तीसरा, रेट क्या होगा। चौथा, आप पब्लिक को इशू नहीं कर रहे हो तो आप अंडरराइटिंग कमीशन नहीं दोगे। फिफ्थ और सिक्स्थ मेरे को याद आ रहा है, जो अग्रीमेंट आपका है, जो अग्रीमेंट आपका है वो आप आरओसी के साथ फाइल करोगे। और फोर्थ जो है वो क्या लिखा हुआ है सर, आपको प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करोगे? कौन कौन मेरे अंडरराइटर का नाम क्या है, कितना सिक्योरिटीज उन्होंने अंडरराइट किया और क्या उनका रेट है, तो ये डिस्क्लोजर करोगे। ये 6 पॉइंट अगर आप मीट करोगे ना, जा करके ये 6 पॉइंट जब आप मीट करोगे तब जाके आप अंडरराइटिंग कमीशन दे सकते हो। एएसआर, पीडीए। पीडीए क्या हो गया? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एफेक्शन। एएसआर क्या हो गया? ऑथराइज्ड बाय एओए। एस क्या हो गया? सोर्स क्या होगा? आर क्या होगा? रेट, एएसआर। ठीक है। और पीडीए क्या हो गया? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एफेक्शन। पी क्या हो गया? पब्लिक के अलावा किसी और को इशू कर रहे हो तो अंडरराइटिंग कमीशन नहीं दोगे। डी क्या है? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में। और ए क्या है? अग्रीमेंट जो है आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा। आप इसको पीडीआर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पीडीआर। ये मैंने अभी अभी बनाया, कोई शॉर्टकट बनाया नहीं था, अभी अभी बना दिया ताकि आप याद कर लो। कोई बेटर बनाते हो तो मेरे को कमेंट पे बता देना, तो भला हो जाएगा सबका। क्या आपको बात समझ आई? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एडी कंपनी को क्या हायर किया था? अंडरराइटर हायर किया था। अब सर इन्होंने अंडरराइटिंग करके पूरे सब्सक्रिप्शन ले आए कंपनी में। अब वो बोल रहे हैं मैं तुमको कैश नहीं दूंगा, मैं कैश की जगह तुमको प्रॉपर्टी दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी दूंगा। क्या आप कैश के अलावा किसी और तरीके से अंडरराइटिंग कमीशन पे कर सकते हो? सर एग्जाम का क्वेश्चन था ये। क्या आप कैश के अलावा, कैश मतलब क्या, बैंक अकाउंट में पे करने के अलावा कोई और तरीके से आप अंडरराइटिंग कमीशन पे कर सकते हो? लॉ ने कहा हाँ बिल्कुल। तू प्रॉपर्टी दे, तू घर दे, तू गाड़ी दे, तू बंगला दे, हमको फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों के बीच में जो भी अग्रीमेंट हुआ है ना, उस पर डिपेंड करता है। लॉ कभी भी ये नहीं बोल रहा कैश में दे। कभी 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 तुम फ्री में भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है? राइट सर, समझे क्या? अरे बोलो समझा क्या? आगे बढ़ूं? वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। सर मेरे को एक्चुअली रियलाइज हुआ, क्लास में फेस टू फेस में खड़े होकर पढ़ाने में ज्यादा जमता है, अपने को बैठ के पढ़ाने में नहीं जमता है। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, सुनो गौर से दुनिया वालों, मेरी बात सुनो। सर लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, फिर अपना ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत आसान है सर। आपको याद है ये चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करता है। पार्ट 1 किसका था? पब्लिक ऑफर का। पार्ट 2 बात करता है प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। एकदम ध्यान से सुनना, प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होता है। सर अगर एक कंपनी है,
सर क्या पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। अब मान लो रिलायंस ने डिसाइड किया प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, तो सर मैं आपको स्टेप्स बता दे रहा हूं, आसान है, सुन लो। रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि भैया हमको पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट करना है। तो ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे कुछ पर्सन को, जिनका नाम होगा आइडेंटिफाइड पर्सन। जिनका नाम क्या होगा? आइडेंटिफाइड पर्सन। ये जो आइडेंटिफाइड पर्सन होंगे, कितने आइडेंटिफाई करेंगे सर? 5,000 लोग आइडेंटिफाई कर ले? लॉ ने कहा नहीं, द आइडेंटिफाइड पर्सन विल बी 50 और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। और इन्होंने प्रिस्क्राइब करके बोला है सर 200। मतलब क्या, आप मैक्सिमम 200 लोगों को आइडेंटिफाई करोगे और उनको बोलोगे भैया क्या तुम लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो? ये जो लोग हैं ना, इनको हम कहते हैं आइडेंटिफाइड पर्सन। इनको बोर्ड ने सिलेक्ट किया है। अब सर आइडेंटिफाइड पर्सन कितने से ज्यादा नहीं हो सकते? 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। पर उसमें आप दो लोगों को इंक्लूड मत करना। एक तो जो क्यू आई बीज है, क्यू आई बीज क्या होता है सर? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। और दूसरे तरफ जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं, जिनको ईसॉप के अंडर शेयर्स इशू कर रहे हो, ये दोनों को आप 200 के लिमिट में मत गिनना, बाकी सारे लोगों को 200 की लिमिट में गिन लेना। अब 200 से ज्यादा आपके प्राइवेट प्लेसमेंट में लोग नहीं हो सकते। ये लोग कौन बनते हैं सर? आइडेंटिफाइड पर्सन। ये लोग क्या अप्लाई करते हैं? कंपनी को भरते हैं पीपी, ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म। ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म। आप एक पीपी ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म भर के रिलायंस को जमा करते हो कि हे रिलायंस, तेरे प्राइवेट प्लेसमेंट में मैं भाग लेने के लिए इंटरेस्टेड हूं। और वो फिर आपको अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो वो आपको शेयर्स इशू कर देते हैं। मेरे को एक बात बताओ सर, आइडेंटिफाइड पर्सन में आपने 200 लोगों को छाटा था, उसमें से एक बंदा था राम। राम बोल रहा है मैं तो नहीं लेना चाहता, पर मैं श्याम करके मेरा एक दोस्त है, वो श्याम को बोल देता हूं, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। तो क्या आप इस तरीके से अपने राइट को रिनंशिएट कर सकते हो? क्या आप अपने राइट्स को किसी और के फेवर में पास ऑन कर सकते हो? लॉ ने कहा नहीं भाई, ये कोई राइट्स इशू नहीं है। ये कोई राइट्स इशू नहीं है। ये क्या इशू है? ये क्या इशू है? दिस इज नॉट अ राइट्स इशू। दिस इज व्हाट इशू? दिस इज अ प्रॉपर नॉर्मल प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। इसमें राइट टू रिनंशिएशन नहीं होता है। हमने तुमको सिलेक्ट किया है तो तुम ही अप्लाई करो, तुमको नहीं करना है तो छोड़ के चले जाओ, पर तुम रिनंशिएट नहीं कर सकते। सर ये बेसिक प्रोविजंस हो गए। सबसे पहले पढ़ो प्राइवेट प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता है सर? प्राइवेट प्लेसमेंट मींस एनी ऑफर और इन्विटेशन to a select group of person through a private placement offer come application which satisfies the conditions specified in this section। मतलब क्या सर? की क्या है इसमें? आप ऑफर दे रहे हो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ये फॉर्म के थ्रू, और आप उनको बोल रहे हो ये आप अप्लाई करो तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाता है। इसमें सर क्या होता है, लोग सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को कौन आइडेंटिफाई करता है? बोर्ड आइडेंटिफाई करता है। बोर्ड आइडेंटिफाई कितने लोगों को कर सकता है? 50 और सच हायर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब। पर सर इन्होंने कितना प्रिस्क्राइब किया? 200। तो सर 200 मेंबर को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो इन एन एग्रीगेटेड फाइनेंशियल ईयर। एक साल में 200 नंबर इन टोटल। अब सर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 200 की लिमिट है ना, ये जो 200 की लिमिट है ना, दिस इज फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी। ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या? इक्विटी का 200 का लिमिट, प्रेफरेंस का 200 का लिमिट और डिवेंचर का 200 का लिमिट। और ये जो लिमिट है ये पर ईयर है। पर क्लास पर ईयर 200, पर क्लास या फिर पर काइंड ऑफ सिक्योरिटी पर ईयर 200 का लिमिट है सर। तो 200 लोग छाटोगे आप, 200 में क्यूआईबी और एम्प्लॉइज नहीं आएंगे। पर सर ये जो एक्सेप्शन है ना कि क्यूआईबीज और एम्प्लॉइज नहीं आएंगे, ये एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा एनबीएफसीज को या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। मतलब क्या सर? एनबीएफसीज के केस में, एनबीएफसीज के केस में अगर 200 के लोग लिमिट गिन रहे हो तो उसमें क्यूआईबी को भी इंक्लूड करोगे और एम्प्लॉय को भी इंक्लूड करोगे। एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का केस हो तो इनको इंक्लूड करोगे। सर वापस से याद दिला दूं, ये जो 200 की लिमिट है ये पर फाइनेंशियल ईयर है और ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी के लिए है। ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या? इक्विटी शेयर के लिए अलग, प्रेफरेंस शेयर के लिए अलग। क्या आपको बात समझ आई? हाँ सर, आगे बढ़े। अब सर कभी भी अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो ना, तो आपको रूल्स का कंप्लाइंस करना पड़ेगा। रूल्स कहता है सबसे पहले तो बेटा एसआर पास कर लेना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देना और उसमें नेसेसरी डिस्क्लोजर्स दे देना। एक बार मेरे स्क्रीन से डिस्क्लोजर रीड करो फटाफट। सर एक बार डिस्क्लोजर रीड करो, मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा इसमें। एक बार बस रीड करने के लिए रीड कर लो। आप इमेजिन करो मैं प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहा हूं यार, और मैं स्पेशल रेजोल्यूशन मांग रहा हूं, तो क्या क्या डिटेल्स दूंगा? प्राइवेट प्लेसमेंट का ही डिटेल दोगे? क्या डिटेल दोगे कि भैया क्या हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया, क्या प्राइस पे हम सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, और जो भी प्राइस पे हम इशू कर रहे हैं उसका बेसिस क्या है? अगर रिलायंस कह रहा है मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूं, मेरा शेयर मैं 5,000 रुपए में दूंगा, तो 5,000 में क्यों दे रहा है भाई? मार्केट में तो 2,500 रुपए में मिल रहा है ना, तो तू 5,000 में क्यों दे रहा है? इस तरह का आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। शेयर का जो प्राइस है उसका वैल्यूएशन करवाया, तो वैल्यूएशन किससे करवाया वो बताओ, और बाकी मटीरियल टर्म्स आपको बताने पड़ेंगे एसआर पास करवाने के लिए। पर सर सुनो, एसआर नहीं लगेगा किस केस में? प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का। हाँ सर, प्राइवेट प्लेसमेंट आप शेयर्स का भी कर सकते हो,
प्रेफरेंस शेयर्स का भी कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स का भी कर सकते हो, डिबेंचर का भी कर सकते हो। डिबेंचर में एक तरह का डिबेंचर होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अगर एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है किस चीज का, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का, तो मेरा सवाल है क्या एसआर लगेगा? क्या एसआर लगेगा? लॉ कहता है एसआर नहीं लगेगा अगर आपका 181 क्लॉज सी के लिमिट के अंदर हो आप। 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये लिमिट है 181 क्लॉज सी का, उसके लिमिट के अंदर अगर हो आप तो आपको एसआर नहीं लगेगा। और अगर आप लिमिट के ऊपर भी चले जाते हो ना, लिमिट के ऊपर भी चले जाते हो ना, एक एसआर अगर पास कर दोगे एक साल में तो आपका काम हो जाएगा, आपको हर बार एसआर नहीं पास करना पड़ेगा। सर क्या पढ़ा रहे हो आप, क्या आप ही पढ़ लो सर, हमको मत बताओ। मैंने कहा सुनो सर, यू तो प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए एसआर पास करना होता है, पर एक एक्सेप्शन दिया, एक क्लास ऑफ सिक्योरिटी के लिए, किसके लिए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए। क्या एक्सेप्शन दिया, एसआर पास मत करना। कब नहीं करेगा, अगर एनसीडी रेज करने के बाद टोटल बोरोइंग लिमिट के अंदर है। लिमिट क्या है, 180 क्लॉज 1 सबसेक्शन सी लिमिट है। अगर ये लिमिट के अंदर बोरोइंग है तो आपको एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। और अगर लिमिट के ऊपर भी चले जाते हो ना, तो एक एसआर पास करोगे एक साल में तो आपके पूरे साल का काम हो गया, आपको बार बार एसआर पास नहीं करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है सर, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द सब रूल शेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ऑफर ऑफ एनसीडी। एनसीडी की जरूरत है सर। इफ द अमाउंट रेज डज नॉट एक्सीड द लिमिट, बोर्ड रेजोल्यूशन काफी है, एसआर पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। पर अगर लिमिट एक्सीड भी कर रहे हैं ना, तो अगर आप एक एसआर पास करोगे एक साल में तो आपका काम हो जाएगा। सर ये प्रोविजन है। आगे बढ़े सर। उसके बाद क्या होगा, आपने लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया और आपने बोला भाई तू अप्लाई कर दे। वो क्या भरेगा, हम इशू करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म कौन से फॉर्म में इशू होगा, PAS4। सर PAS4 आ गया, जिसमें आप वो फॉर्म इशू कर रहे हो जिससे आप अप्लाई करोगे। अब सर ये जो PPOs होते हैं ना, दिस विल नॉट कैरी राइट ऑफ रेनंशिएशन, कि राम जो है वो श्याम को दे नहीं सकता कि श्याम तू अप्लाई कर ले, आप इसको रेनंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है। अब सर डीम्ड पब्लिक ऑफर इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया, मेरी बात सुन लो। यूं तो प्राइवेट प्लेसमेंट में प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रोविजन लगेगा सेक्शन 42 का, लेकिन दो केस में हम प्राइवेट प्लेसमेंट को पब्लिक ऑफर मान लेंगे और पब्लिक ऑफर के पूरे कंडीशंस लगा देंगे। कौन से दो केस में, अगर आप 200 से ज्यादा मेंबर्स को इशू करते हो अपना शेयर्स, 200 से ज्यादा मेंबर्स मतलब आप अपने सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ आईपी से ज्यादा, मतलब 200 नंबर से ज्यादा, या आप ये सेक्शन 42 का कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करते हो। अगर सेक्शन 42 के कोई भी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो ना, तो इसको पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। पब्लिक ऑफर मानेंगे तो क्या, आपको वो प्रोस्पेक्टस इशू करने के सारे कंडीशंस मीट करने पड़ेंगे। आपने जैसे ही नहीं किया तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी। तो सर लॉ ने क्या किया है, इफ अ कंपनी मेक्स ऑफर टू मोर देन 200 पीपल और द सेम शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक ऑफर एंड इट विल बी गवर्न्ड बाय द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। हम पार्ट 2 में, पार्ट 1 फिर उसको गवर्न करेगा। उसके अलावा अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन भी किया है सेक्शन 42 का, तो पार्ट 1 में गवर्न हो जाएगा। सर मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, अगर कोई मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट में तो कैसे पेमेंट करेगा, कैश में पेमेंट करेगा क्या? लॉ ने कहा नहीं भैया, सिर्फ चेक या डीडी चलेगा या कोई भी और बैंकिंग चैनल चलेगा, पर कैश में नहीं चलेगा। चेक, डीडी और एनी अदर बैंकिंग चैनल बट नॉट बाय कैश। सर एनईएफटी कर सकता है, हाँ। आरटीजीएस, हाँ। आईएमपीएस, हाँ, सब कुछ कर सकता है, बस कैश में मत देना। सर ये जो एप्लीकेशन मनी आएगा ना, इसको वही प्रोविजन वापस से लगेगा कि ये एप्लीकेशन मनी आप 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट करोगे। अगर अलॉटमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप पैसा 15 दिन के अंदर रिटर्न करोगे। अगर रिटर्न नहीं कर पा रहे हो ना 15 दिन के अंदर, तो आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट कितना लगेगा सर, इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम के हिसाब से। सर पब्लिक के केस में हम 15% लगा रहे थे, क्यों, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो हमने ज्यादा इंटरेस्ट लगाया। यहां यहां पे हम सर 12% का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि हमने बोला उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं भाई, अपने को 12% काफी है। तो लॉ ने क्या कहा सर, अगर आप एप्लीकेशन मनी ले रहे हो तो 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट करो, नहीं कर पा रहे हो 15 दिन के अंदर रिफंड करो, नहीं कर पा रहे हो तो आपको 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। अब सर ये जो एप्लीकेशन मनी है ना, ये शेड्यूल्ड बैंक में सेपरेट बैंक अकाउंट में रखोगे और दो ही पर्पस के लिए यूटिलाइज करोगे। किस चीज के लिए, अलॉटमेंट के लिए और दूसरा रिफंड के लिए। या तो अलॉटमेंट के लिए अगेंस्ट एडजस्टमेंट के लिए, या रिफंड के लिए उसी चीज के लिए यूटिलाइज करोगे, उसके अलावा किसी और चीज के लिए यूटिलाइज नहीं करोगे। सर पॉइंट नंबर 5 अगेन इंपॉर्टेंट, सुनो सर, प्रोहिबिशन ऑन फ्रेश ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर रिलायंस ने अभी एक प्राइवेट प्लेसमेंट खोला ही था 1 अप्रैल 2022 को, और ये 2022 को जो प्राइवेट प्लेसमेंट खोला था ना, इसका अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ये चल ही रहा है, तो क्या आप नया प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो? नहीं। या तो आप इसका अलॉटमेंट खत्म करो और उसके बाद करना, या फिर आप ये वाले प्राइवेट प्लेसमेंट को अबैंडन कर दो, मतलब क्या, छोड़ दो, कैंसिल कर दो, तो आप नया प्राइवेट प्लेसमेंट इशू कर सकते हो। पर जब तक आपका करंट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर चालू है ना, अलॉटमेंट होके जब तक खत्म नहीं होता ना, तब तक तुम नया फ्रेश इशू नहीं कर सकते। क्या लिखा है सर, नो फ्रेश ऑफर अनलेस अलॉटमेंट
of any offer or invitation was made earlier has been completed or offer or invitation has been withdrawn or abandoned. क्या हो रखा है? withdraw या abandon हो रखा है, तो आप क्या नहीं करोगे? prohibit करोगे इसको, फ्रेश ऑफर को प्रोहिबिट करोगे. क्या आपको मेरी बात समझ में आई सर? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? यस सर, यू अंडरस्टूड. आगे बढ़े. अब सर आप पब्लिक एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो. पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नेचुरल सी बातें नहीं कर सकते. और जब एक बार अलॉटमेंट कर दोगे ना, तो सर आपको वही फॉर्म फाइल करना पड़ेगा. पास आओ. PAS3 फॉर्म, PAS3 इज अ फॉर्म दैट यू विल हैव टू फाइल विद इन 15 डेज. सर ये वही फॉर्म है जो आप पब्लिक ऑफर में भी फाइल करते थे. ये एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है जो आप अलॉटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर कर दोगे और उसमें डिटेल्स दोगे कि अलॉटी कौन है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारे डिटेल्स आप दोगे. अगर आपने डिफॉल्ट किया रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने में, PAS3 फाइल करने में, तो कंपनी उसके प्रमोटर और डायरेक्टर पे फाइन लगेगा 1000 रुपए पर डे का और 25 लाख रुपए तक का पेनल्टी लग सकता है. पर अगर आपने इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किया, इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन मतलब क्या सर? ऊपर वाला पॉइंट है PAS3 से स्पेसिफिक, नीचे वाला पॉइंट है पूरे सेक्शन का. अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट में 200 से ज्यादा मेंबर को दे दिए या ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन अगर आपने किया, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट कर डाला, तो उसमें क्या होगा? कंपनी प्रमोटर और डायरेक्टर को फाइन लगेगा जो विच में एक्सटेंड टू अमाउंट रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, जितना पैसा तुमने रेज किया, और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर. एंड द कंपनी शैल ऑल्सो रिफंड द मनीज विद इंटरेस्ट विद इन 30 डेज. मतलब सर अगर आप पे कॉन्ट्रावेंशन का पेनल्टी लगा है ना, तो आप पे फाइन लग सकता है. फाइन कितना? या तो अमाउंट जितना आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेज किया था, या 2 करोड़, दोनों में से जो भी कम है. उसके अलावा आपको रिफंड भी करना पड़ेगा. रिफंड कितने दिन के अंदर करोगे सर? जिस दिन ऑर्डर आया है रिफंड का, उसके 30 डेज के अंदर अंदर रिफंड करोगे. और वो रिफंड में भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम का. 12% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर ही जाकर के आप रिफंड कर सकते हो. सर ये आपका खत्म हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट. 2 पॉइंट और लास्ट के बचे, छोटे छोटे बता देता हूं. एक पॉइंट ये बचा है सर कि कंपनी को एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा PAS5 में. आप जब प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो ना, तो PAS5 में आप पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि किसको किसको इशू किया है और कौन कौन वो आइडेंटिफाइड पर्सन था. और सर जो आपने बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है ना, उसको आपको आरओसी के पास फाइल भी करना पड़ेगा, ताकि आरओसी को पता रहे हाँ भैया कंप्लायंस हो गया है. तब जाके आप सेक्शन 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो. सर एक बार फटाफट प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रोविजन सुन लो बेटा. अरे वो बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रोविजन एक बार ही सुन लो ना. क्या है सर प्राइवेट प्लेसमेंट? मतलब क्या? अगर आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को प्राइवेटली सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है. अब सर कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार याद करो मेरे साथ. प्राइवेट प्लेसमेंट किसको करते हो? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन. उनको कौन आइडेंटिफाई करता है? बोर्ड. कितने भी कर ले क्या सर? नहीं, लिमिट है. कितना लिमिट है? 50 और हायर. हायर कितना दिया इन्होंने? 200. 200 में 2 लोग इंक्लूड नहीं होंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और एम्प्लॉइज. पर 2 केस में ये दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगे. 2 केस में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और एम्प्लॉय भी इंक्लूड हो जाएंगे, एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस बैंकिंग कंपनीज के केस में. अब सर प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आप उनको ऑफर भेजोगे, वो सॉरी इनविटेशन भेजोगे, वो आपको ऑफर भेजेंगे. कौन से फॉर्म में? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म में. उसके बेसिस पे आप अलॉटमेंट करोगे. लेकिन सर अलॉटमेंट करने के पहले एसआर पास करना होता है. एसआर में आप पूरे डिटेल्स दोगे और उसके बाद अगर आप एनसीडी इशू कर रहे हो ना, तो आपको एसआर नहीं पास करना पड़ेगा अगर लिमिट के अंदर है. अगर लिमिट के ऊपर भी जा रहे हो ना, तो एसआर साल में एक बार पास कर लोगे तो काम हो जाएगा. डीम्ड पब्लिक ऑफर क्या होता है सर? वो ऑफर होता है जिसमें अगर आपने लिमिट से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट में डाल दिया, या अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट का कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, तो इसको डीम्ड पब्लिक ऑफर मान लेंगे और पार्ट 1 के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे. सर क्या आप अपने राइट्स को रिनंशिएट कर सकते हो? क्या आप ये बोल सकते हो मेरा जो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर आया उसको मैं रिनंशिएट कर सकता हूं? नहीं सर, राम जो है शाम को रिनंशिएट नहीं कर सकता है. राम सिर्फ अपने नाम पे ही ले सकता है. अब सर इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा? इसका एप्लीकेशन मनी जो है, या तो टेलीग्राम क्या बोल रहा हूं, तुम लोग चैट में डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे को. या तो तुम इसको चेक में दे दो, डीडी में दे दो, या फिर कैश में दे देना, पर उसके अलावा कोई सोर्स से मत देना. सर क्या फ्रेश ऑफर इशू कर सकता हूं? लॉ ने कहा नहीं. अगर तेरा एग्जिस्टिंग ऑफर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, या तूने उसको अबैंडन नहीं किया है या विड्रॉ नहीं किया है, तो तू फ्रेश ऑफर नहीं कर सकता. अब सर जैसे ही पैसा आएगा 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट करो. नहीं हो पाता अलॉटमेंट, 15 दिन के अंदर रिफंड करो. रिफंड नहीं कर पा रहे हो तो 12% पर एनम, एक बार बोलो अपने मुंह से बोलो, 12% पर एनम का आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट रेट लगेगा. ये जो पैसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना और उसको सिर्फ 2 ही पर्पस के लिए यूटिलाइज करना, अलॉटमेंट के लिए या एडजस्टमेंट के लिए. अब सर आपको PAS3 फाइल करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर, और बस इतने ही पॉइंट से. PAS5 में क्या होता है सर? PAS5 में आप पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हो प्राइवेट प्लेसमेंट का. एक बार सर ये देखो, PAS1 क्या है सर? PAS1 क्या है? PAS1 बात करता है कि भैया आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा अगर आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो. ये सेक्शन 27 है. PAS2 क्या है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. PAS3
जो है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है, जो पब्लिक और प्राइवेट में दोनों सेम है। 4 क्या है सर, प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर एप्लीकेशन का फॉर्म है, और 5 क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का रिकॉर्ड है। तो ये तीनों आप बोल सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड है। पीएएस 6 क्या है सर, ये अनलिस्टेड कंपनी का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो सर ये आपके पीएएस फॉर्म है। 1 क्या हो गया सर, अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। 2 क्या हो गया, अगर आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना रहे हो। 6 क्या हो गया, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये तीनों छोड़ दो। 3 4 5 क्या हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट का। 3 में आप क्या कर रहे हो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर रहे हो, ये वही है जो पब्लिक के केस में भी जाता है। 4 क्या हो गया, आप क्या कर रहे हो, एक रिकॉर्ड। 4 क्या हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हो। और 5 क्या हो गया, रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो। ठीक है, ये रेगुलर होगा क्या, रिवीजन पूछ रहे हैं बच्चे। बेटा ये रिवीजन रेगुलर हो ही रहा है। हमारे कंपनीज एक्ट के मैं आपको बता दूं 10 में से 7 चैप्टर खत्म हो गए हैं, बस 3 चैप्टर और बचे हैं। आपका 50 से ज्यादा मार्क्स का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क करो एक बारी। और सुनो, नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा, वी स्मार्ट के एकेडमी से मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क करो प्लीज। सेक्शन 25, वैसे तो मैंने क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बहुत चीजें इंपॉर्टेंट मार्क करवाई है, पर सेक्शन इंपॉर्टेंट मार्क करवा देता हूं। 25 26 में जो मैंने तुमको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है वो बस पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 8। 31 32 34 35 31 32 34 35 39 42। बोलो। 31 32 34 35 31 32 34 35 39 42। ये 6 सेक्शन है सर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। उसके अलावा भी सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, पर मैंने किसी बेसिस पे उसको हटाया है। बाकी अपन देखेंगे आगे, पर मैंने क्लास के बीच बीच में जो आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, ओके गाइस, चलो, आई होप यू एंजॉयड द सेशन थॉरली। थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड फॉर सो लॉन्ग। गाइस जेन्युइनली स्पीकिंग, योर अप्रिशिएशन इज माय मोटिवेशन। अगर आज आपको क्लास में थोड़ा कम ज्यादा कुछ लगा होगा तो प्लीज टेंशन मत लेना, वो इसलिए क्योंकि आज मैं घर पे हूं। कल अपन फेस टू फेस में मिलेंगे और मजा आ जाएगी, चीर फाड़ मचेगा। कल अपन चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। सर मेरे सारे रिवीजन आपको नीचे एक प्लेलिस्ट पे लिंक मिलेगा, वहां पे आपको सारे रिवीजन लाइन से अरेंज मिल जाएंगे। कल हम शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसको जरूर पढ़ के आना। इस चैप्टर के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देता हूं, उसको प्लीज आप नोट कर लो। प्लीज इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप नोट कर लो। क्वेश्चन 4 7 8 4 7 8 14 17 4 7 8 14 17 19 4 7 8 14 17 19। इसमें सर क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17 का राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, ओके गाइस, चलो, थैंक्स अ लॉट। आई होप यू थॉरली एंजॉयड द सेशन। थैंक्स अ लॉट। प्लीज डू मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द लाइक बटन। यार तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, जा करके एक बार क्लिक कर दो। लाइक से क्या होता है सर, लाइक से बस ये लोगों तक पहुंचता है। तो या तो आप उठा करके शेयर कर दो वीडियो किसी और को, या फिर आप लाइक कर दो। और उसके अलावा कमेंट जरूर करके बताना आपको ये सेशंस कैसे लगे, और आपको कैसे और सेशंस में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। प्लीज अपना प्यार जरूर दिखाना, योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। डू मेक श्योर दैट यू शो सम लव, एंड दैट्स इट। आई विल सी यू टुमारो। टुमारो वी विल रिवाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, शेयर कैपिटल। जो लोग फेस टू फेस बच्चे आते हो, तुम लोगों को मैं सुबह 9:30 बजे शुरू करेंगे अपन क्लास, तो 9:15 को मिलता हूं पुणे में। ओके गाइज, अंटिल देन टुमारो क्लास विल स्टार्ट एट 9:30, सो आई विल सी यू, आई विल रीच द सेंटर बाय 9:15। तो कल मिलेंगे यूट्यूब पे। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, एंड लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को। प्लीज बता देना, प्लीज उठा करके इस लिंक को उन दोस्तों के पास पहुंचा देना जिन